नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ मास्टर क्लास में एक बार फिर जुड़े हैं अप्रतिम त्रिपाठी भैया। वेलकम भैया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी प्रदीप। तो आज सावरकर जी की जन्म दिवस है और उसी पर एक विशेष एपिसोड एज अ पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस मास्टर क्लास एपिसोड हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। और इस एपिसोड में हमारा प्रयास रहेगा अप्रतिम भैया की हेल्प से कि हम उनसे जुड़े हुए सारे मिसकंसेप्शंस, उनसे जुड़े सारे मिथ्स और उन पर लगे सारे एलिगेशंस को एक ही वीडियो में एक साथ एक पॉडकास्ट में डील कर लें। तो वेलकम अप्रतिम भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बस अभी वापस हॉस्पिटल से उठा हूँ। तो लास्ट वीडियो के लिए तो आपको काफी एप्रिसिएशन मिली। जी, देखी नहीं गई बट एप्रिसिएशन भरपूर मिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे हमने लेंथ में डील किया था पिछले पॉडकास्ट में भी, वो ये कि सावरकर ने अंग्रेजों से मर्सी की भीख मांगी और इससे प्रूव होता है कि सावरकर एक कावर्ड थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमको पहले ही समझना पड़ेगा कि क्या सावरकर इकलौते थे जिन्होंने मर्सी पिटीशंस लिखी? क्या ये ऐसा एक आउटरेजियस फिनोमिनन था जो किसी एक फ्रीडम फाइटर ने किया और किसी और ने नहीं किया, या किसी को वो टूल्स अवेलेबल नहीं थे? तो हम देखेंगे कि कुछ बहुत प्रोमिनेंट नाम है जिन्होंने मर्सी पिटीशंस फाइल की हैं, जैसे सचिन नाथ सान्याल ने करी है, वरिंद्र कुमार घोष, लोक बाल गंगाधर तिलक इन्होंने भी करी है, फिर उलास्कर दत्त इन्होंने करी है, बटुकेश्वर दत्त ने गवर्नमेंट की जितनी शर्तें थी वो सारी मान ली थी निकलने के लिए। तो मैं ये देखता हूँ कि मर्सी के बहुत मीनिंग हो सकते हैं। एक तो कि एक ये हो सकता है कि आप लिटरली माफी मांग रहे हो, जो कि सावरकर ने भी नहीं किया है। सावरकर अलग अलग तरह से कन्विंस कर रहे हैं उनको कि आई हैव हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, ओके, ये वो कहना चाह रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कभी भी कि मैंने गलती कर दी। ऑल्दो मैं आपको बताऊं, छत्रपति शिवाजी महाराज ये भी जब औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था महाराष्ट्र में आक्रमण करने के लिए और काफी जनहानि हो रही थी, तो शिवाजी ने भी उस टाइम पे मर्सी पिटीशंस टाइप की चीजें लिखी थी और ऐसी लैंग्वेज में लिखी थी जो सावरकर से भी थोड़ा एक्सट्रीम है। ऑल्दो वो एक टैक्टिकल प्लॉय था। सावरकर में जो हम देखते हैं, शिवाजी की जो एक छवि है, एक इंस्पिरेशन है, वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट की है, एक प्रैग्मेटिस्ट की है, जो ये नहीं देखता कि वो उस समय आइडियल्स के अपने विरुद्ध जा रहा है या क्या कर रहा है। वो जो मोमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी वो ऐसा करते थे। तो शिवाजी ने जो मर्सी पिटीशंस फाइल किए, उसके बाद ना ही शिवाजी रुके, ना ही सावरकर ने जब मर्सी पिटीशंस फाइल किए तो उसके बाद वो रुके, या उनका ऐसा कोई चेंज ऑफ हार्ट हमको देखने को मिला। ना ही अंग्रेज ऐसा मानते थे, नहीं तो वो एक बार में ही छोड़ देते। या तो अगर ऐसा ही करना था तो सावरकर डायरेक्टली लिख देते, मैं आपका एजेंट बनना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। उन्होंने ये तो लिखा नहीं, और ना ही अंग्रेजों ने उनको एक मर्सी पिटीशन पे कभी छोड़ा। 7-8 मर्सी पिटीशन के बाद भी अदर फोर्सेस की वजह से उनको छोड़ा गया। मर्सी पिटीशंस तो कभी भी उनकी सीरियसली ली ही नहीं गई। तो मेरा यही मानना है कि मर्सी पिटीशंस को फेस वैल्यू में लिया गया है, उनका कॉन्टेक्स्ट हटाया गया, और ये भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि सावरकर ने मर्सी पिटीशंस लिखने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज करी। तो मेरी बुक पूरी की पूरी इसी पे फोकस्ड है कि जो मर्सी पिटीशन उन्होंने लिखे उसके बाद की उनकी एक्टिविटीज क्या है। तो इससे लोगों को एक रेलेवेशन मिलेगा कि सावरकर has been considered as a freedom fighter before Andamans, which is a gross misconception. जब हम सावरकर के लाइफ की स्टडी आफ्टर अंडमान्स करेंगे तो हमको पता चलेगा ये मच मोर रिफाइंड रेवोल्यूशनरी बन गए थे उसके बाद, क्योंकि बहुत अपैरेंट ब्लंडर्स नहीं कर रहे थे। जैसे जो रेकलेस काम करने के लिए सावरकर जाने जाते थे, वैसा वो नहीं कर रहे थे। बहुत ही नुआंस्ड और रिफाइंड तरीके से वो अंग्रेजों की नाक के नीचे ऐसी कई एक्टिविटीज कर रहे थे, जो कि आप कहीं से भी उसको प्रो ब्रिटिश नहीं कहोगे। So he turned out to be more of a refined strategist after getting out of Andaman, right? Correct. Okay. So सावरकर को माफी वीर कहने का ये जो प्रयास है, ये पूरी तरह से एक मिथ है, और वो मिथ अभी अप्रतिम भैया ने आपके लिए डिबंक किया। और उसके अलावा आप हमारे पिछले एपिसोड में भी डिटेल में ही देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने किन किन कंटेक्स्ट में मर्सी पिटीशन लिखी। वैसे ही सावरकर की मर्सी पिटीशन का भी एक कंटेक्स्ट था। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक क्लेम है कि 1942 आते आते सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय पे हो रहा है 1940s के शुरुआत में, और सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट को बिट्रे किया, उन्होंने उसे छोड़ दिया और अंग्रेजों की हेल्प की सोल्जर्स रिक्रूट करने में। ये भी एक बहुत बड़ा परसेप्शन या मिथ है उनके विषय में, अगर आप उसे डील करें तो प्लीज। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करने का रीजन पूछ रहे हो आप, कि मिलिटराइजेशन का जो एस्पेक्ट है वो? जी, अब दोनों मतलब साथ में, कि उसी दौरान वो मिलिटराइजेशन में भी हेल्प कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी में।
तो मिलिटराइजेशन का जो मोटिव था और जो क्विट इंडिया का जो परसीव मोटिव था सावरकर का कि वो नहीं ज्वाइन कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, दे आर नॉट एंटायरली रिलेटेड। बट एक लार्जर अगर मैं मिलिटराइजेशन की डिबेट की बात करूं तो मिलिटराइजेशन के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। सावरकर ने जब मिलिटराइजेशन करने के लिए हिंदूज को प्रेरित किया तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे एक तो बहुत ओपन रीजन था उनका कि हिंदूज आर वेरी लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द मुस्लिम्स इन द आर्मी, which will create problems in the future with respect to the strength of the Hindudom, so to say. तो मतलब कल जाके अगर सिविल वॉर जैसा कुछ सिचुएशन होती है तो मुस्लिम्स की आर्मी ही भारी पड़ेगी, और क्योंकि हमारे पास सैन्य बल नहीं है तो हमारी चाहे जितनी देश में जनसंख्या वो मैटर नहीं करती है। हम चाहे यहाँ पे 70% रह ले, चाहे 80, चाहे 90%, लेकिन अगर हम आर्मी में अगर हम कम है तो फिर हमको ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि जैसे मान लो कल को द मुस्लिम स्टार्ट टू क्रिएट अ मैसिव ब्लडशेड, तो वी वोंट हैव एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। और खिलाफत में एक हमने पैन इस्लामिज्म का भी थ्रेट देखा था, तो उसके बाद एक मतलब जियोपॉलिटिकल खतरा भी है, एंड हिंदूज आर जनरली आउट ऑफ फेवर, दे आर ऑन देयर ओन कंप्लीटली, दे हैव नो फ्रेंड्स, दे हैव ओनली स्ट्रेटेजिक एनिमीज। So his reason for recruitment to the British Indian Army was कि हिंदू मिलिटराइजेशन हो जितने हद तक हो सके। हाँ, अब इसके दो प्रोंग्ड ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एक ये कि सिविल और रुक जाए, और दूसरा जो कि हर बार उन्होंने एक वेल्ड हिंट दिया है इसका कि जब आप गिनती में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हम नेगोशिएट कर पाएंगे आगे जाके और बेटर, मतलब विद द ब्रिटिश क्राउन, कि भाई वी आर आल्सो इन सम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सैन्य बल। हम मौका अगर पड़ेगा हमको तो हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि बंदूक की नली हमको किस तरफ करनी है जी। तो ये तो मतलब आपको उनके कई प्रेसिडेंशियल स्पीचेस में मिलेगा, कई प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में मिलेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डायरी में भी आपको मिलेगा, और इवन आगे जाके जब बोस अपनी मतलब आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स को एड्रेस कर रहे होते हैं और उनके जो राइटिंग्स रहते हैं काबुल थीसिस वगैरह, उसमें भी उन्होंने ये कहा हुआ है कि वी नीड सच सोल्जर्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु कैन वर्क फॉर अस। तो ही वाज वेरी हैप्पी इन फैक्ट कि this army enlistment is happening and this is a very nationalistic army. Okay. So we will deal with this question later बहुत डिटेल में। क्विट इंडिया मूवमेंट जी हाँ, तो अभी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको एक एलिगेशन है कि सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट को बिट्रे किया, क्योंकि उस समय लगभग सारे नेताओं को उठाकर सरकार जेल में डाल रही थी, और सावरकर जो है उस समय वो कह रहे हैं कि आराम से फ्री हैं और बिल्कुल शांत हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो क्विट इंडिया मूवमेंट की नीड ही गांधी जी को इसलिए पड़ी थी कि उन्होंने कहा कि हम कई साल से कोई मूवमेंट नहीं किए और जन आक्रोश बहुत बढ़ गया है, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो जनता का हम पे से फेथ उड़ जाएगा। और इस बात से कोई और कांग्रेस का नेता नहीं एग्री कर रहा था। नेहरू वाज फंडामेंटली अपोज्ड टू दिस, मौलाना आजाद वाज अपोज्ड टू दिस, और फिर भी गांधी ने अपनी वहां पे चलाई और उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा, वी विल बी एबल टू कैरी दिस फॉरवर्ड। और होता क्या है, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हम इस दिन करेंगे, उसी दिन सुबह सुबह सारे नेताओं की अरेस्ट हो जाती है। और जैसे आपको बताऊं, राजा गोपालाचारी जो थे जी, सी राजा, वो गांधी जी के समधी थे, वो तक गांधी से अपोज थे इस बात पे, और उनको इसके लिए कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा फंडामेंटली ही फ्लॉड मूवमेंट था। तो सावरकर ने ये कहा था, उन्होंने बोला था कि अगर कांग्रेस 2-3 शर्तों पे मेरे मान ले, जैसे उन्होंने 8 शर्तें लिखी थी, बट मोर और लेस उनका क्रक्स यही था कि आप हिंदू महासभा को हिंदूज की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कंसीडर करो, क्योंकि आप जो कर रहे हो मुस्लिम अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, उससे ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, बहुत गड़बड़ियां हो चुकी हैं, अब इस पे और रिस्क नहीं लिया जा सकता। और दूसरा, कोई भी क्लॉज जो पाकिस्तान बनाने के या सेल्फ डिटर्मिनेशन का होगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये सब आप सिरे से खारिज कर दोगे, तब मैं आपके जो प्रिंसिपल्स हैं मैं उससे अलाइन हो पाऊंगा। उसके बिना तो क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन करने की कोई ऐसा मुझे नीड भी नहीं दिखती, और मुझे ये फ्लॉड मूवमेंट लगता भी है, बिकॉज कांग्रेस इज वेरी हॉलो इन इट्स प्रिंसिपल्स। और बी आर अम्बेडकर ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज करा था उस टाइम पे। तो ये हम देख सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ फेल्ड मूवमेंट, और उसके 5 साल बाद इंडिपेंडेंस आई तो हम जैसा उसको एक बहुत ही फलक्रम ऑफ द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो हम मानते हैं उसको, यही एक गलत धारणा है, क्योंकि उसका तो कोई खास सिग्निफिकेंस था ही नहीं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। ये बस क्योंकि कोई बहुत मेजर मूवमेंट हुआ नहीं था, तो किताबों के हेडिंग में ये एक तरह से आ जाता है कई बार, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो ट्रेटर है, जबकि द हिस्ट्री इज नॉट लाइक दैट, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जी, मतलब लगभग सभी प्रमुख नेता उस समय गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ बहुत हद तक सेम लेवल पे, सेम प्लेन पे उनके साथ नहीं थे। नहीं, इनफैक्ट इवन आफ्टर दे गॉट जेल्ड,
So we see कि there are lot of conversations that Nehru is having with his fellow inmates in prison. Okay. और वो कह रहे हैं कि यार ये हमने करा ही क्यों, हमको उसी समय मना कर देना चाहिए था। Okay. हमने बहुत पुरजोर विरोध नहीं किया इसका उस टाइम पे, जबकि हम अपोज तो थे ही, बट हैड वी डन दैट तो आज हमको ये जेल का पीरियड नहीं देखना पड़ता। और इवन गांधी बहुत शॉक थे, तो 4-5 महीना उन्होंने जब जेल में काट लिया अगस्त के बाद, तो शायद आई थिंक दिसंबर एंड या जनवरी की स्टार्टिंग में 1943 में वो लॉर्ड माउंटबैटन को शायद खत लिखते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जैसे वो समझ नहीं पा रहे, ही इज बैफल्ड दैट व्हाई डिड यू डू दिस टू अस। ही इज सेइंग एक बार आप हमको बता देते, एक बार आप हमसे पूछ लेते कि मतलब हमारी क्या गलती है, आपने हमको एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। Okay. और आपने हमको अरेस्ट कर लिया, हम तो मतलब जो आपने हमको पनिशमेंट दी हम उसके हकदार नहीं है। तो बेसिकली गांधी वाज इन हिज ओन वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन्स, और वो पता नहीं कैसी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि सरकार उनको पुरस्कार देगी ये काम करने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो कितना क्या एक्सपेक्टेशन वो सरकार से रख रहे थे। इफ ही वांटेड टू ट्रैम्पल द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन हिज मूवमेंट, तो ही शुड नॉट एक्सपेक्ट कि सरकार उन पे कोई लीनियंसी बरतेगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है मेरे ख्याल से गांधी की अर्लियर लाइफ से आती है, जहां पे उनको कुछ लीनियंसी मिली है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो उनको बड़ा शॉक्ड रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। जी ठीक। तो अभी गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट से बात करते हैं, गांधी की असैसिनेशन की। यहाँ भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन है सावरकर को लेके, जिसके लिए उनको बाद में पूछताछ की गई, इंटरोगेशन किया और आगे भी उन पर कार्रवाई हुई कि सावरकर वाज इन्वॉल्वड इन गांधीज असैसिनेशन। इस पर आप क्लैरिफिकेशन क्या है? हम देखेंगे कि 1947 के बाद जो देश की राजनीति थी उसमें, जैसे स्पेशली आफ्टर गांधी वाज असैसिनेटेड, तो कांग्रेस में कोई ऐसे बहुत मेजर फिगर्स बचे नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ऑलरेडी सरदार पटेल को थोड़ा सबजुगेट सा कर दिया था जी। और मतलब दैट वाज ड्यू टू गांधीज ओन विशेस कि नेहरू प्रधानमंत्री बने, उनको अंग्रेजी आती है, सरदार पटेल को तो अंग्रेजी नहीं आती है, जबकि मैंडेट पूरा सरदार पटेल के ही पक्ष में था पूरे टाइम। CWC का भी, AICC का भी, वो तो गांधी ने आर्म ट्विस्ट करके उसका डिसीजन चेंज किया बाद में। और आचार्य कृपलानी भी साइडलाइन हो गए थे, और मौलाना आजाद तो खैर नेहरू के दोस्त थे, तो वो एक ही कैंप के एक तरह से हो गए दोनों। तो हम ये देखेंगे कि नेहरू का जो पॉलिटिकल कद था वो काफी हद तक अनराइवल्ड था जी। लेकिन क्योंकि पार्टीशन हो चुका है, तो हिंदू महासभा की जितनी बातें हैं वो सारी सच होती दिख रही है। वो जो वार्न कर रहे थे कि कांग्रेस के कुछ फ्लॉज है जिसके चक्कर में आगे जाके आपको बहुत खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है, तो वो देखते हैं हम कि सावरकर ही वाज स्पॉट ऑन इन हिज एलिगेशंस ऑफ द कांग्रेस। और दूसरा ये कि जो सावरकर का प्रोएक्टिव रोल था इन सपोर्टिंग द INA, वो भी ऐसे अनदेखा नहीं हुआ, क्योंकि एवरीबॉडी न्यू समवट की जो मिलिटराइजेशन मूवमेंट है इसी का इंपल्स था, जो इंडियन नेशनल आर्मी वगैरह। तो सावरकर was in principle supported to the idea which affected the freedom of India। हिंदू महासभा का जो पॉलिटिकल कद है वो अब नेचुरली ऊपर उठता दिखेगा, लेकिन जब तक गांधी थे तो ऑब्वियसली एक थोड़ा उनका कैरिज्मा खत्म होते हुए भी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऑल्दो उनका सबसे लोएस्ट पे था, लेकिन फिर भी बिकॉज हिंदू महासभा वाज नॉट अ वेरी पावरफुल पार्टी इन टर्म्स ऑफ इट्स नंबर्स, तो गांधी फिर भी थोड़ा प्रभुत्व के उसमें स्टेट में थे। बट क्योंकि उनका असैसिनेशन हो गया तो क्लियरली सावरकर और नेहरू का एक डायनेमिक्स बनता दिख सकता था हमको आगे जाके। तो होता क्या है कि जब 55 करोड़ की डिमांड करते हैं गांधी जी अनशन करके, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा बिट्रेयल होता है। और इवन गांधी सपोर्टर्स इसको अपोज करने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ते कि गांधी की खुद की पर्सनल डिमांड नहीं थी। तो प्रखर जी की एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है हेराम, उसमें उन्होंने काफी अच्छे से इसका खंडन किया है कई एविडेंसेस से कि नहीं वो मांग 55 करोड़ की थी। और वो प्रेस में जो ये शक जाहिर हो रहा था कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देने के लिए ही अनशन किया गया है, वो एकदम सच है। तो वो पुस्तक चाहे तो हमारे दर्शक हैं जो वो पढ़ सकते हैं। गांधी बेसिकली जब उनका असैसिनेशन होता है तो पूरी कोशिश की जाती है कि इसका ब्लेम हिंदू महासभा के जो मतलब ये गोडसे का जो पूरा फैक्शन था इससे ट्रेस करके सीधे सावरकर पे लगाया जाए। इवन उनके अलावा आरएसएस के बाकी बड़े नेताओं को, हाँ, वहां पे भी पूरी कोशिश हुई, उनको भी अरेस्ट किया गया, गोलवलकर जी को भी अरेस्ट किया गया था। हाँ। और फिर आपका यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अरेस्ट है इट वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल अटेम्प्ट एट डिमिनिशिंग
every other person, like सावरकर हैं, अगर वो स्टेचर में आपके बराबर आ रहे हैं, तो there was an attempt from नेहरू कि इनको जो है रखा जाए साइड में। या आरएसएस के और भी बड़े नेता हैं, आरएसएस को बैन भी किया गया। बेसिकली जो प्रो हिंदू फ्रेंड्स थे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि आफ्टर द पार्टीशन एक बहुत ही सीपिंग सा एंगर था हिंदू कम्युनिटी में भी, और उसको वो अगर फ्यूल हो जाता तो नेहरू के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ही वाज नोन टू बी द सेक्युलरिस्ट, जो कोई भी कम्युनल सेंटिमेंट रहता था उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, ऑल्दो ही वाज अ बिट बायस्ड टुवर्ड द मुस्लिम्स, तो वो वहां पे वो थोड़ा सा क्लीन चिट देते थे, मच लाइक गांधी। तो ये जो हिंदू मूवमेंट का जो सप्रेशन है वो दैट इज क्वाइट स्ट्रेटेजिक ऑन नेहरूज पार्ट, और फिर आरएसएस पे कोई केस बनता नहीं है तो आरएसएस एक्सोनरेट हो जाती है उसमें, तो आरएसएस को कोर्ट्स तक तो ड्रैग नहीं किया जाता, बट उन पे एक बैन लगाया जाता है उस टाइम पे। सरदार पटेल ने वो बैन लगाया होता है। जी, और कुछ समय में लिफ्ट भी कर दिया गया था बैन, बट उसमें काफी हद तक इनको एक लोगों की डिमोनाइज कर दिया लोगों की दृष्टि में। हाँ, आरएसएस को भी, हिंदू महासभा को भी। तो सावरकर को कटघरे में ला तो दिया गया, बट कुछ एविडेंस है नहीं, तो एक गवर्नमेंट अप्रूवर पकड़ा गया, उसी में से सबको मतलब बेसिकली बेट दे रहे थे वो कि इफ यू अग्री टू आवर टर्म्स तो हम आपको बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, आपको पेंशन देंगे, रहने को खाना पानी सब मिलेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई भी हम सुनिश्चित करेंगे, ये सब। तो दिगंबर बड़गे करके एक रहता है, उसी में अकॉम्प्लिस रहता है, जो फर्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है गांधी पे ऑन 20 जनवरी, तो उसमें वो वेपन्स प्रोवाइडर रहता है और वो सीन पे मौजूद रहता है, और असली में गोली उसी को चलानी रहती है। तो एक बम फोड़ता है मदन लाल पाहवा, जिससे कि क्राउड डिस्पर्स होता है, उसके बाद गोली बड़गे को चलानी थी, लेकिन बड़गे भाग आया वहां से। तो बड़गे इज आल्सो टू ब्लेम, क्योंकि ही वाज आल्सो अबेटिंग द असैसिनेशन ऑफ गांधी, बट क्योंकि ही वाज बीइंग ल्योर्ड कि भाई आपको अब सारे फायदे ही हैं, अगर आप हमारे साइड आ जाते तो ही अग्रीड। और वहां पे उसने स्टेटमेंट भी दे दिया कि मैंने तो बस इतना देखा कि जब आपटे और वोट से बाहर आ रहे थे तो सावरकर ने उनको कहा यशस्वी हो गया, यानी कि जीत करके वापस आना। ओके, सावरकर वहां पे उस समय पे थे उपस्थित, ये बड़गे का कहना है। तो अब इसको भी सब्सटैंशिएट करना था, तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो बॉडीगार्ड था और इनका सेक्रेटरी था, उससे कोअर्जन करके, मतलब बहुत टॉर्चर दिया गया था सेक्रेटरी को और बॉडीगार्ड को सावरकर के, कि आप ये लिख दो, आप ये बोल दो ऑन रिकॉर्ड कि यस सावरकर हैड अ कन्वर्सेशन विद गोडसे एंड आप्टे एट हिज रेसिडेंस, और वो सब्सटैंशिएट हो जाएगा तो बड़गे का जो एलिगेशन है वो प्रूव हो जाएगा और सावरकर जेल में चले जाएंगे। तो वो स्टेटमेंट दे तो देते हैं, लेकिन कब, कैसे? कहा जाता है कि बर्फ की सिल्ली के ऊपर लिटाया गया था अप्पा कासर को कुछ महीने तक लगातार, फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब जान चली जाए उनकी, बट जितना टॉर्चर दे सकते थे उनको, और खूब उनकी फ्लॉगिंग वगैरह ये सब हुई है वहां पे जेल में, और उन्होंने काफी ये सब के बाद उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया। However, that always remained in the diary of the police official जमशेद नागरवाला, और जब कोर्ट में हम देखते हैं कि इसका कोई मेंशन ही नहीं होता है इस स्टेटमेंट का, और सावरकर एक्सोनरेट हो जाते हैं, इसका क्लियर मतलब है कि those were hostile witnesses. These people clearly did not have that conviction, मतलब गवर्नमेंट का जो पक्ष था उसको कन्विक्शन नहीं हो पा रहा था इतना कि ये जाके हमारे प्रो बयान देंगे, हमारे जो भी इन्होंने किया है इसको बैकअप करेंगे वहां पे, तो इसलिए उनको टॉर्चर करके वो कहलवाने की कोशिश की। हाँ, तो वो डायरी में ही हमेशा के लिए रह गया, और वो कभी कोर्ट तक नहीं आ पाया, जबकि इट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेहरू गवर्नमेंट कि सावरकर जेल में चले जाएं, और उसके बाद कोई उनपे हायर कोर्ट्स में अपील भी नहीं हुई कि इनको क्यों बरी कर दिया गया, तो सावरकर वाज रिस्पेक्टफुली एक्विटेड। हाउएवर उसके बाद हम देखते हैं कि नेहरू ने और भी प्रयास किए सावरकर को सब्जुगेट करने के लिए। जैसे जब सावरकर रिहा हो रहे थे जेल से, तो उन्होंने सीधे गवर्नमेंट एक डिक्टेट निकाला कि देयर विल बी नो सेलिब्रेशंस इन सपोर्ट ऑफ सावरकर एज रिलीज, मतलब कोई भी क्राउड गैदरिंग वगैरह सब नहीं होनी चाहिए जी। तो वरना उसका एक अलग मैसेज चला जाएगा जनता में। तो पॉपुलैरिटी पूरी तरह से सावरकर की कर्व करने की कोशिश हुई। फिर जैसे ही लियाकत नेहरू समझौता होता है तो उसमें भी सावरकर को प्रीएम्प्टिव मेजर्स की तरह जेल में डाल दिया जाता है कि यहाँ पे भी ये बोल पड़े, ये विद्रोह ना कर दें। हाँ, तो ये क्लियरली दिखता है कि हिंदू फ्रंट से थ्रेट था नेहरू को इसका, कि ये जो अनजस्ट जो भी ट्रीटीज वगैरह साइन कर रहे हैं इसमें तो हिंदू महासभा बोल पड़ेगी, और नेहरू को कोई उस समय ऑपोजिशन ऐसा पसंद नहीं था। और 1950s का फर्स्ट अमेंडमेंट वगैरह भी आप ये सब देख लो तो क्लियरली दिखता है कि नेहरू एक बहुत ही
आयरन फिस्ट से रूल करने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसे भी हिंदू महासभा ठीक है, पॉलिटिकली मतलब इलेक्टोरली उनके पास सीट्स नहीं थी, वैसे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट जैसे बंगाल वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए और ये सब लोग हुए। हिंदू महासभा का बहुत ही मेजर रोल था बंगाल के पार्टीशन को कार्व करने में उस समय, कि कैसे सभी हिंदुओं को बचाया जा सके, और वो से अवश्य थी उनके पास। और इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू की कैबिनेट में जगह दी गई, और शुरू में वो बोलते थे, मुखरता से बोलते थे हिंदुत्व के विषयों पर ज्यादातर। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक बहुत ही प्रमुख पांव के कांटे थे नेहरू के, हमेशा डिसेंट में खड़े हो जाते थे जी, वो जवाहरलाल नेहरू के। तो आप सोचिए एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब इतनी न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, और सरदार पटेल अंदर से ही काफी प्रॉब्लमैटिक थे नेहरू के लिए, तो सरदार पटेल भी 1950 के बाद सीन से बाहर चले गए। 1951 में लियाकत नेहरू समझौता होता है, तो सरदार पटेल भी कुछ नहीं कर सकते उसमें क्योंकि ही इज नो मोर, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद कैबिनेट में, एंड ही डज नॉट हैव दैट मच ऑफ अ से। और बाहर से थ्रेट था सावरकर से, सावरकर अभी भी हिंदू महासभा के मेंबर थे, और उनके लिए महाराष्ट्र में एक लोकल रिस्पेक्ट तो हमेशा ही थी, मतलब जब भी वो स्पीच देने आते तो लाखों लोग खड़े हो जाते, और महाराष्ट्र में तो उनके प्रति जितना श्रद्धा भाव था वो कभी खत्म ही नहीं हुआ इनफैक्ट। तो हम देखेंगे कि सावरकर को बेसिकली ये फोर्स किया गया कि आप जो मेंबरशिप है महासभा की वो आप जो है गिव अप कर दीजिए एटलीस्ट, तभी हम आपको छोड़ेंगे। और जब उन्होंने इस पे एग्री कर लिया, उन्होंने छोड़ भी दिया, तो बेसिकली क्लियर आपको कॉज एंड इफेक्ट दिख जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है। तो बाद में जाके ये जो बड़गे करके इन्फॉर्मर रहता है इन 1969 और समथिंग, ये इंटरव्यू देता है, एक मनोहर मालगुंकर करके एक ऑथर रहते हैं who wrote the book The Man Who Killed Gandhi, और उसमें बड़गे एडमिट्स कि आई एम वेरी सॉरी दैट आई मेड सच अ स्टेटमेंट फॉर सावरकर because I was coerced into doing this. I was forced to make this statement because मेरे को ये सब पूरा जो आप बंगला वगैरह देख रहे हैं जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट का ही दिया हुआ है, ये मेरे को ऐसे ना मिलता, और मेरे को फिर केस में भी इम्प्लीकेट करने की कोशिश होती, मेरे को जेल हो जाती, तो मैंने मजबूरी में मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। और इनफैक्ट एक कपूर कमीशन फॉर्म होती है सावरकर के डेथ के टाइम के अराउंड, तो उसमें भी सावरकर को नहीं, सावरकर का कोई स्टेटमेंट की कोई मतलब सवाल उठता है कि सावरकर थे नहीं, और जो बॉडीगार्ड थे सावरकर के अप्पा कासर, और जो सेक्रेटरी थे गजानन विष्णु दामले, तो इनको भी उनका भी स्टेटमेंट वहां नहीं लिया जाता, लेकिन उनकी डायरी एंट्री वहां पे प्राइमा फेसी एक्सेप्ट कर ली जाती कि ये अल्टीमेट ट्रूथ है, अब इसके अराउंड हमको देखना है कि कैसे केस प्ले आउट कर रहा है। तो फिर अल्टीमेटली जब वो अपना वर्डिक्ट देते हैं, तो ऑफ कोर्स अब वो डायरी एंट्री अगर आप जो है मान लेते हो, तो फिर सावरकर को आप जो इम्प्लीकेट करने की कोशिश करोगे, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि सावरकर राइट्स प्रोबेबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सावरकर, उन्होंने ऐसा करा जो भी। तो क्लियरली बहुत ही मिस्टेक्स या लूपहोल्स एट प्ले थे जो कपूर कमीशन की जो प्रोसीडिंग थी उसमें, मतलब बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड ये एलिगेशंस थे, और बेस कोई स्ट्रांग वो क्रिएट कर नहीं पाए बहुत प्रयास करने के बाद भी। मैन्युफैक्चर्ड तो मैं नहीं कहूंगा, बट आई थिंक देयर वाज अ डिमांड कि एटलीस्ट जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व, जिनकी डायरी एंट्री आप कंसीडर कर रहे हो, उनको आप बुला के पूछो तो सही, एटलीस्ट फैमिली मेंबर से तो पूछो, वहां तो कोई जानने नहीं गया उनके पास कि भाई आपका क्या टेक है इस पे, एक बार और रिविजिट कर लीजिए। तो जब जिस वजह से उनको कोर्ट में नहीं बुलाया गया, वो भी तो पूछना चाहिए। बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, मतलब सावरकर की फ्रेमिंग बहुत ही फोर्स लगती है हर एंड से, वरना मैं तो सावरकर के जो मेथड्स थे असैसिनेशन के, उस हिसाब से मैं मानने को तैयार हूं कि अगर एविडेंसेस ऐसे नहीं होते है ना, अगर बढ़ के मना नहीं करते इन सब चीजों के लिए, तो मैं कह सकता था कि हाँ देयर वाज सम टैक्टिक्स एट प्ले हियर जो सावरकर तक ट्रेस हो नहीं रही थी, बट सावरकर कुड हैव बीन इन्वॉल्वड। बट वही हम देखेंगे कि सावरकर का एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन था कि वो मॉडरेट्स से खफा तो रहते थे, लेकिन वो कभी भी इस बात से राजी नहीं हुए कि मॉडरेट्स को जो है कुछ हमको हार्म करना चाहिए या एलिमिनेट करने के वो कभी भी पक्ष। हाँ, वो हमेशा मानते थे कि जो हमारे साइड का है वो तो हमारी साइड का है, चाहे वो जितना भी फ्लॉट हो, they can be dealt with, मतलब जी। तो यहाँ से अब ये गांधी असैसिनेशन अटेम्प्ट में सावरकर को इम्प्लिकेट करने का प्रयास है, तो उसी से बेसिकली एक थ्रेड दिखता है कि इनको फासिस्ट ब्रांड करने की शुरू से एक कोशिश रही है। पर फासिज्म का प्रभाव था और वो हिटलर के बड़े एडमायरर थे, ऐसा भी एक एलिगेशन उनके प्रति है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दिक्कत क्या आती है ना कि जो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन थी वो अगर आप देखो, तो अगर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करना है तो यू हैव टू सपोर्ट द एक्सिस पावर्स। जैसे जर्मनी हो गई, जापान हो गई, ये सबको आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा एटलीस्ट एज अ जियोपॉलिटिकल प्लॉय, कि अगर आप इनको दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। एग्जैक्टली
तो सावरकर कई बार इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स बोला भी कि द एनिमीज ऑफ आवर एनिमीज आर आवर फ्रेंड्स। बट विद रिस्पेक्ट टू इजम्स उन्होंने कई सारी ऐसी स्पीचेस दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इजम्स उसी कंट्री के लिए हो सकता है सब्जेक्टिवली वैलिड हो, बट इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसको ये कह देना कि नाजिज्म हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहेगा या फाशिज्म अच्छा रहेगा, ये सही नहीं है। हमारे यहाँ एटलीस्ट सावरकर का ये टेक था, उन्होंने कई बार बोला भी है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। और इवन अगर आपको ये कंसिडर करना ही है कि सावरकर नाजी सपोर्टर थे, तो you'll have to accept कि सावरकर was an anti-Semite, है ना? But that was not true. सावरकर ने सबसे पहले ही इजराइल की जो राइट थी टू मतलब होमलैंड, द नेचुरल होमलैंड, वो उसको सपोर्ट किया था सावरकर ने, और ही वाज वेरी रिजॉइस्ड। मतलब ही वाज नॉट अ पैलेस्टीन सपोर्टर, ही वाज एन इजराइल सपोर्टर बहुत पहले से, और he was very happy with the Jews in terms of this internal situation. He said कि they will be very happily assimilated with the Hindus. हाँ, तो he was not an anti-Semite. तो ये कह देना कि फैशिज्म या नाजिज्म ये सबको सपोर्ट करते थे, तो that is usually done through selectively quoting. जैसे जिस स्पीच की आप मतलब ये लोग बात करते हैं, उसी स्पीच में आगे जा करके उसी बात का एक खंडन भी, एक नुआंस्ड एनालिसिस मिलता है कि ये चीजें हो सकता है जर्मनी के लिए ठीक हो, ये पॉलिसी हो सकता है ब्रिटिश के लिए ठीक हो, हमारे लिए क्या ठीक होगा, ये तो मतलब नेचुरल उससे डिबेट्स वगैरह से आएगा। ऑल्दो सावरकर का टेक था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ही वाज जस्ट टैक्टिकली साइडिंग विद देम कि एग्जैक्टली कुछ जो है हम उनको अपोज कर सके, ब्रिटेन को बहुत अच्छे से अपोज किया जा सके यूजिंग दोस आर्गुमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एडमिरेशन फॉर हिटलर। जैसे हिटलर को उन्होंने कभी ऐसे बहुत तारीफ नहीं की कि हिटलर बहुत सही थे या कुछ ऐसा। ही डज एक्नॉलेज कि हिटलर गवर्नमेंट से काफी उत्थान हुआ है जर्मनी का, और वो ट्रू भी है फैक्चुअली, है ना? इकोनॉमिकली काफी इंप्रूवमेंट आया उनकी स्टेट में, क्योंकि वो बहुत ही एकदम ग्राउंड जीरो पे मतलब चले गए थे, मतलब वहां से वापस उठना बड़ा मुश्किल काम था जर्मनी के लिए। बट देन वही है कि सावरकर डिड नॉट नो ऑफ द हॉलोकॉस्ट वाली जो पूरी सिचुएशन थी उस टाइम पे, जब वो 1939 में थोड़ा बहुत तारीफ कर रहे थे कि मतलब उनके लिए उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है। तो कई बार हम जब ऐसे पास्ट से लोगों को जज कर रहे होते हैं, तो कई बार हम भूल जाते हैं कि कंटेक्स्ट बहुत डिफरेंट है हमारा और उनका, क्योंकि उनके पास कभी ऐसे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहे कि उनको लगातार जो है सारी इन्फॉर्मेशन जब अब हमें ऐसे क्लिक पे मिल जाती है, तो तब शायद नहीं मिलती थी, बहुत सेंसर्ड इन्फॉर्मेशन बाहर आती थी, तो शायद वहां भी कई बार मिस होता है लोगों से जज करने में सिचुएशन। इनफैक्ट हॉलोकॉस्ट क्राइम्स तो बहुत बाद में ऐसे क्लैरिफाई, हाँ एग्जैक्टली क्लैरिफाई हुए, तो अब इसीलिए तो बोस को भी कई बार अक्यूज किया जाता है ना कि जर्मनी साइड करके, बट व्हाट अदर ऑप्शंस डिड इंडिया हैव इफ इट डिड नॉट वांट टू टेक एनी इंटरनेशनल हेल्प। तो बात आती है यहाँ पे कि बोस ने भी जर्मनी की हेल्प ली एक समय पे, और एक एलिगेशन ये भी है कि बोस जो है सावरकर के और सावरकर की हिंदू महासभा के बहुत ही एंटी थे, और ये कहा जाता है यूजुअली कि इनमें मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब ये क्रॉस वाली सिचुएशन थी। तो इस पे हमने पहले भी शायद अपने पिछले पॉडकास्ट में काफी डिटेल में डील किया है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन थीसिस ऑफ योर अपकमिंग बुक जो आप यूज कर रहे हैं कि आईएनए में रिक्रूटमेंट में सावरकर ने बहुत हेल्प की सोल्जर्स के। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रश्न को डील कीजिए कि सावरकर और बोस में नहीं बनती थी और वो हिंदू महासभा के और सावरकर के विरुद्ध थे। ओके, तो सावरकर के विरुद्ध होना और हिंदू महासभा के विरुद्ध होना ये दोनों थोड़ा अलग एलिगेशन है। सावरकर एज अ पर्सन को बोस काफी अप्रिशिएट करते थे, बिकॉज व्हेन सावरकर वाज रिलीज्ड फ्रॉम रत्नागिरी डिटेंशन, तो बोस ने उनको हार्टिली वेलकम किया था और कहा था कि कांग्रेस इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस को यूज कर सकती है अगर सावरकर कम्स इनटू कांग्रेस। और 1937 के एंड में एक मीटिंग करते हैं बोस एलबी भोपटकर के साथ, जिसमें वो डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी में तब सावरकर रहते हैं, ही वाज नॉट इन हिंदू महासभा देन। तो वहां पे जब डिस्कशन हो रहा होता है, तो बोस स्पेशली डिमांड्स की सावरकर शिफ्ट कर जाए कांग्रेस में, क्योंकि उनकी यहाँ पे जरूरत है वैसे लीडर, ही हैज सम लीडरशिप स्किल्स, ही इज फायरी, और बोस वाज ऑलरेडी ट्राइंग टू रैली अराउंड दोस एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस, क्योंकि उनको गांधी की जो अप्रोच थी वो काफी माइल्ड लगने लगी थी, और उनको लगा था इससे कभी इंडिपेंडेंस आ नहीं सकती। और वो बोस के पुराने व्यूज भी हैं, 1924 या 1923 में वो गांधी से मिलते हैं, तो बात करके उनको पता चल जाता है गांधी के मेथड से इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाली है। बड़े स्तर तक मोहभंग हो चुका था गांधी से सुभाष बोस का। हाँ,
और वो गांधी को भी पता था बहुत अच्छे से कि बोस कौन से फैक्शन के लिए स्टैंड करते हैं और मैं कौन से फैक्शन के लिए करता हूँ, तो उन्होंने उसको अपनी पर्सनल डिफीट मान लिया और बोस को उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया। अब बोस का एक फिक्सेशन था, वो था कि किसी भी तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स वो सपोर्ट नहीं करेंगे। Although सावरकर had his own reasons to join the हिंदू महासभा, क्योंकि कांग्रेस भी एक ही तरह की राजनीति कर रही थी जो मुस्लिम लीग कर रही थी उस टाइम पे, टू वू द मुस्लिम वोट बैंक। तो सावरकर को तो मतलब एक फ्रंट लेना ही पड़ता मजबूरी में, और सावरकर ने वही पॉलिटिकल वैक्यूम फिल किया। और मेरे ख्याल से मजबूरी भी एज सच कहना इसको ठीक नहीं होगा। सावरकर वाज अ वेरी प्राउड एडहेरेंट ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन। तो सावरकर इवन बिफोर हिज रिलीज टू मतलब इवन बिफोर हिज जेलिंग इन द अंडमान्स, उसके पहले भी वो काफी स्ट्रॉन्ग ऐसे हिंदुत्व आइकन थे, ऑल्दो ही ट्राइड टू पोज अ कंपोजिट नेशनलिज्म वाला फ्रंट, बट दैट फेल्ड। तो उसके बाद ही डिसाइडेड कि अब तो एक ही रास्ता बचा है, व्हेन द खिलाफत थिंग एंड ऑल दोस राइट्स हैपेंड। तो हम ये देखेंगे कि बोस ने हिंदू महासभा को क्रिटिसाइज किया है 2-3 बार ऐसे कि they are doing a brand of politics that is familiar with Jinnah's brand। तो बेसिकली कम्युनिज्म पे वो चोट कर एग्जैक्टली। बट अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मतलब सावरकर हैड अ मीटिंग विद बोस इन 1940। उसके बाद बाहर निकल के सुभाष बोस कहते हैं कि सावरकर डज नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स, ऑल्दो Savarkar claims कि he suggested Bose to take the help of Germany and Japan and make an army and attack India। Exactly। तो मतलब कोरिलेशन पे हम इतना नहीं जा सकते कि वो हुआ और सावरकर ने वही बोला तो हुआ, बट द फैक्ट इज सावरकर कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू आईएनए's कॉज। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अनुज धर जी की और चंद्रचूड़ घोष जी की बुक जो है गुमनामी बाबा पे करंट, उसमें वो लिखते हैं कि 1940 में जो भगवान जी से एक इंटरव्यू होता है, तो उसमें उनका जो क्लोज एड रहता है वो नोट कर रहा होता है कि क्या बता रहे हैं गुमनामी बाबा, है ना। तो वहां पे वो कहते हैं कि सावरकर गेव मी अ क्लू इन 1940। ओके। एंड वो क्लू एक ही क्लू हो सकता है ना। वो अनुज धर जी ने भी लिखा है कि क्लियरली सावरकर वाज सपोर्टिंग दिस आर्मी वगैरह बनाना और इंटरनेशनल हेल्प लेकर के इंडिया को अटैक करना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर मतलब वी कैन सब्सटेंशियली प्रूव, जो कि मतलब अनुज धर जी की बुक पढ़ के लगता भी है कि बोस डिड नॉट डाई इन द प्लेन क्रैश, और ये जो गुमनामी बाबा वाली थ्योरी है वो ट्रू भी है, ऑल्दो गवर्नमेंट हैज इट्स ओन रीजंस टू नॉट टेक दिस फर्दर फ्रॉम देयर, बट काफी हद तक स्पष्ट लगता है किताब उनकी पढ़ के। तो इससे ये हम मान सकते हैं कि बोस वाज प्लेइंग दिस डबल गेम। लेकिन अब यही 1945 बोस सपोर्ट करते हैं हिंदू महासभा का जो स्टैंस रहता है, एंड ही कांग्रेचुलेट सावरकर फॉर यू नो अपोजिंग द वेवेल प्लान। ओके। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि बोस ने एक राउंड सर्कल कंप्लीट कर लिया है जहां वो अब क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं हिंदू महासभा को। और क्लियरली वो जो सोल्जर्स का जो एक्सचेंज है वो भी मुझे दिखता है कि वो काफी सिमिलर ऑब्जेक्टिव चल रहा है दोनों के दिमाग में, सुभाष चंद्र बोस के भी और सावरकर के। और जो इनका जो कॉमन लिंक है वो दोनों से रेगुलर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो है राज बिहारी बोस, जिन्होंने आईएनए का फॉर्मेशन किया है। तो वो सावरकर से भी डिस्कस कर रहे हैं मिलिटराइजेशन का पर्सपेक्टिव पूरा, और उनको क्लियरली दिख रहा है कि सावरकर इज द गाइडिंग लाइट ऑफ द मिलिटराइजेशन मूवमेंट। और जो सुभाष चंद्र बोस है वो उनको लगता है कि he can take up this cause further because he is young, Savarkar and I are old now, but Bose is fiery, Bose is young, he can do this job। और बोस में थोड़ा वो एक्सट्रीमिस्ट इंपल्स दिखता है जो कि बहुत क्लियरली भी बाहर नहीं आ रहा है। तो सावरकर एंड राज बिहारी बोस स्टार्टेड टॉकिंग सिंस 1937, they were in regular communication। और बाद में राज बिहारी बोस accepted the, he in fact proposed कि I want to open a chapter of हिंदू महासभा in Japan। और हाँ, फिर वो प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं हिंदू महासभा की। तो बहुत ही एक क्लोज कोलैबोरेशन हमको दिखता है। वो कितना क्लोज है ये तो भी मेरे लिए भी रिसर्च का विषय है, बट a lot of these soldiers, hundreds of soldiers have been said to have joined the INA at the behest and the exhortation of विनायक दामोदर सावरकर। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कई सौ सोल्जर्स ने विनायक दामोदर सावरकर के कहने पे बोस की आईएनए ज्वाइन की है, तो उसका जो एविडेंस है वो बेसिकली कहाँ आप देख पा रहे हैं? अगर आप चाहें तो एक लोकसभा डिबेट है 1997 की, जिसमें ये 50 साल ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। तो बड़ा हिस्टोरिक डिबेट है वो, तो उसमें सब अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं। तो एक बूढ़ा सैनिक वहाँ खड़ा होता है स्पीच देने, वो एमपी के जबलपुर के एमपी रहते हैं, और उन्होंने भी सावरकर के कहने पे ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी थी। और उन्होंने कहा था कि सावरकर
ने बहुत क्लियर कर दिया था पूरे नेशन वाइड कि जब भी मौका पड़ेगा तो ये आप स्किल्स लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑपोजिट जाके इनको अटैक करेंगे और इनको कमजोर करेंगे आप। तो हमको जैसे ही मौका मिला पूरी कोशिश कर रहे थे हम आईएनए में जाएं, और हमको मौका मिला 1944 में जब हमको बर्मा भेजा गया, तो हमने वहां पे कुछ अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया, मैंने खुद 4 की जान ली। उसके बाद हम शिफ्ट कर गए और मेरे साथ ऐसे सैकड़ों सैनिक थे जो सावरकर के कहने पे वहां पे आए थे। तो और प्रॉपर सोल्जर्स की टेस्टिमनी है हमारे पास जो ये कह रहे हैं। जी, एक और टेस्टिमनी है, वो सेम बात वो भी कहता है। के.एन. राव सिराय करके एक सोल्जर रहता है, वो भी यही कहता है कि मैं भी सावरकर के कहने पे आया, और मेनी अदर्स हैव दैट सेम लाइट इन द लैम्प। ये नेशनल आर्काइव्स में आपको मिलेगा। फिर एक डी.डी. काले करके एक मराठी सैनिक रहता है, वो पुस्तक लिखता है अपनी, तो वो भी कहते हैं कि सावरकर ने ऐसा पूरा माहौल बना दिया था देश में कि मिलिट्री ज्वाइन करो, मौका मिलेगा इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करने का अपनी, और जैसे ही मौका मिले चले जाना। और उधर से बोस भी हम लोग की एनलिस्टिंग चाह रहे थे, तो यानी एक बहुत ही क्लोज कोलैबोरेशन था वहाँ पे। तो सेम थिंग तो काफी हद तक ये मिथ को भी एकदम पैरेलल मिथ को भी डिबंक करता है कि सावरकर का भारत की स्वतंत्रता में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं रहा, एक्सेप्ट फॉर हिज, मतलब कई लोग उनके रिवॉल्यूशनरी फेज से जुड़ जाते हैं कि हाँ मान लेते हैं कि हाँ भाई वो पार्ट था उनका अंडमान से पहले का, लेकिन उसके बाद अब काफी हद तक ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ही हुआ मेरे हिसाब से। तो तब वो सोल्जर्स को एनलिस्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं बोस के आने, और हम बोस को सबसे बड़ा क्रेडिट भी देते हैं आज की डेट में। इट इज अ मच मोर इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन देन द क्विट इंडिया मूवमेंट, डेफिनेटली, है ना, क्योंकि आईएनए इज सपोज्ड टू बी द डायरेक्ट कॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया, और उसमें अगर कोई भी एक भी सैनिक दे रहा है तो ही मस्ट बी अ पेट्रियोटिक मैन। सावरकर ने हंड्रेड्स ऑफ सैनिक बोस की आर्मी में दिए हैं, और इतना ही नहीं है बाय द वे, बहुत ही बैक चैनल कॉन्वर्सेशंस भी हैं हिंदू महासभा की, जो मैं अपनी किताब में सामने ले आऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये आर्मी अंदर आ जाती तो हमको किस तरह से हेल्प करनी है। आईएनए अगर इंडिया के अंदर एडवांस प्लानिंग तक वो सोच चुके बहुत हैं। ज्यादा 1943 में ये इसी पे चर्चा ही कर रहे थे सावरकर, बिकॉज ही क्लियरली वाज सीइंग नो फ्रूट्स कमिंग आउट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन जी, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था, और कांग्रेस सीन से हट गई थी और मुस्लिम लीग की डिमांड बढ़ती जा रही थी। बट सावरकर अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हो गए थे कि आर्मी में जो नंबर का इन्वर्जन है वो, हाँ, तो 70% हिंदूज हो गए थे, प्रीवियसली 30% हिंदूज थे, तो एकदम से इन्वर्ट कर दिया उन्होंने पूरा इक्वेशन। तो ही वाज वेरी श्योर कि अगर आर्मी की लड़ने की बात आती है तो वी विल हैव द अपर हैंड, तो पार्टीशन भी हम रोक ले जाएंगे। अब बस सवाल ये है कि कौन वार करेगा, तो आईएनए ही करेगी, तो हमको पूरा बोस को ही सपोर्ट करना है वहां पे। और इनफैक्ट जब कई लोग को अरेस्ट किया गया है आईएनए वाले सोल्जर्स को, तो हिंदू महासभा पब्लिकली कई बार थ्रेट भी देती ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर आपने हाथ भी लगाया तो फिर जो रिबेलियन होगा वो आप झेल नहीं पाओगे। एंड ऑल ऑफ दिस हैज बीन हिडन फॉर सो लॉन्ग, एंड आई होप कि आपकी पुस्तक से ये सब रेवलेशन सब के लिए बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए प्रस्तुत होंगे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द बुक। मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि एकदम बने रहें हमारे साथ, तब तक पुस्तक आएगी, हम 1-2 पॉडकास्ट और निकालेंगे। अभी तो बहुत टाइम है, महीनों है। लोग पूछते हैं कई बार मुझसे कब आ रही है, तो साल के एंड से पहले तो मुझे नहीं दिख रही। और पुस्तक के बहुत सारे स्पॉइलर आपको मेरे पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ निकलवा लूं उनसे। कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, आप देखो, मतलब ज्यादातर तो मैं छुपा के रखता हूँ अपने पास। तो सोचिए कि अगर वो इतना छुपा रहे हैं तो उसके अलावा कितनी डिटेल्स अभी बची हुई हैं देखने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए एंडोर्सिंग माय बुक बिफोर इट हैज कम आउट। जी, फुल एंडोर्समेंट रहेगा तब तक बुक आएगी, उसके बाद भी। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और सावरकर के हमें इतने पेट्रियोटिक एक्शंस दिखते हैं, इतने रिवॉल्यूशनरी एक्शंस दिखते हैं, और दूसरी ओर एक ऐसा क्लेम भी है जो कहता है कि सावरकर वाज अपोज्ड टू द नेशनल फ्लैग व्हिच इज आवर ट्राइकलर। तो ये किस संदर्भ में कहा गया है, क्यों कहा गया है, और ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है यही कि जो हरा कलर है उससे सावरकर को प्रॉब्लम है, ये कहा जाता है। ओके, मेनली वही प्रॉब्लम है, और कोई तो प्रॉब्लम सावरकर में दिखती नहीं, क्योंकि एक जो हिंदूडम की जो अवधारणा है सावरकर की, उसमें इनको लगता है कि वो जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उनको अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे, which is very paradoxical because हिंदू महासभा के मंच से सावरकर ने ये डेमोक्रेटिक आइडियल्स प्रोपोगेट किए हैं। He wants this Hindu front so that Hindus can unitedly oppose the partition demand. That's it. He wants the Muslims to be assimilated in the Indian society. तो आप देखोगे जो अभिनव भारत ने जो फ्लैग डिजाइन किया था 1907 1906 के आसपास, तो वो भी ट्राई कलर था। ओके,
और उसको मैडम कामा ने फहराया था। फिर 1928 में सावरकर कई आर्टिकल्स लिखते हैं जिसमें वो फ्लैग का कॉन्सेप्शन सोच रहे होते हैं, क्योंकि फ्लैग की बहुत लॉन्ग डिबेट भी चल रही होती है पूरे 1900s के ऑनवर्ड्स, कई लोग अपने अपने फ्लैग्स निकालते हैं। तो वहां पे भी सावरकर 1928 में द सावरकर हु रोट हिंदुत्व, मतलब ही हैज अगेन प्रपोजिंग दिस ट्राई कलर फ्लैग। ओके, हाँ, तो ये बाद में हमें ऑपोजिशन कहाँ दिखता है, वो जो हरे रंग का ऑपोजिशन है, प्लीज इलैबोरेट। जैसे मतलब सावरकर का एक और स्टेटमेंट रहता है कि रीजनल फ्लैग्स अगर किसी को अपने निकालने तो बिल्कुल निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को नेशनलिस्टिक फ्लैग्स अपने निकालने हो बेस्ड ऑन कम्युनिटी की आइडेंटिटी, वो निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भगवा झंडा से कोई दिक्कत नहीं सावरकर को हरे झंडे से भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंगली इसे उसकी हरा झंडा भी किसी को अगर फ्लाई करना है तो करना है, लेकिन जब भी नेशनल झंडे की बात आएगी तो वो इन सारे झंडों से ऊपर रहेगा, वो इन सब पे सर्वोपरि रहेगा। तो ये भी सावरकर ने कहा है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आज की डेट में आप हरा झंडा या भगवा झंडा कहीं फहराते हो तो फिर उसको एक कम्युनल पूरा कलर दे दिया था। सावरकर वाज फाइन विद ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड दे हैड दिस यूनाइटेड कंसेंसस अबाउट द प्राइमेसी ऑफ द इंडियन नेशन। और आप देखोगे कि अगस्त 15 1947 को सावरकर ने सारी डिबेट्स रेस्ट पे कर दी। He put all these debates to rest and he proudly unfurled the तिरंगा on his house. I think एक ब्लैक फ्लैग भी था शायद, या कुछ तो था, तो वो इसलिए कि पार्टीशन हो गया। Okay. At the same time, he was acknowledging the tragedy that has happened. With the And by the partition. way, in 1941 and 42 onwards, he has done a lot of these Hindu-Muslim unity speeches also. Is it? Yes. Okay, this is interesting. Please elaborate on this. मिसकंसेप्शन ये दिया जाता है कि 1938 में उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम एंटागोनिस्टिक नेशंस हैं, और लेकिन वो चाहते हैं कि ये दोनों साथ रहें। Okay. हाँ, जो कि स्टेटमेंट स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि कन्वीनियंट है नहीं। जब भी सावरकर को आपको बैश करना है तो पहली एक दो लाइन आप उठा लीजिए और सावरकर विलन बन जाएंगे तुरंत ही। तो उनको मतलब ही इज जस्ट एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, और वो गांधी भी पूरे लाइफ एक्नॉलेज किया उन्होंने। तभी तो वो ब्रिज करने की कोशिश कर रहे थे ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के थ्रू, ये गल्फ जो हो गया है दोनों कम्युनिटीज में। ये जो कृषक प्रजा पार्टी से उन्होंने अलायंस किया था, तो फजलुल हक थे उसके प्रीमियर, तो उन्होंने वो पाकिस्तान के अपोज थे। He was sort of a moderate Muslim from what I remember. इनका रोल उसमें बंगाल पार्टीशन को काफी हद तक अपोज करने में भी था। हाँ। जया चटर्जी की बुक में उनका हमें रेफरेंस मिलता है। जी हाँ। तो फजलुल हक ने सावरकर के साथ एक कोalition फॉर्म किया था। तो उस टाइम सावरकर वाज वेरी हैप्पी कि some Muslim parties are seeing कि there's some possibility of this unity thing. And we also always hold that same conceptualization of the Indian state कि ठीक है communities में differences हो सकते हैं, but if they acknowledge the interests of the larger civilizational praxis, तो उसमें वो assimilate बड़े आराम से हो सकते हैं। Especially he also acknowledges at a lot of places कि एक ही minority की problem है जो पाकिस्तान की डिमांड कर रही है, बाकी किसी और माइनॉरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उनकी काफी फ्रेंड्स भी थे इनफैक्ट, जैसे आसफ अली जी, और हाँ, तो वो भी फ्रेंड थे सावरकर के, और सिकंदर हयात खान वो भी फ्रेंड थे। और उन्होंने कभी इस तरह से सावरकर को बहुत ही कम्युनल नजरिए से देखा नहीं, बिकॉज दे काइंड ऑफ अंडरस्टूड व्हाट सावरकर वांट्स। तो मतलब मेरा ये मानना है इसमें कि जो अपने को फ्रैगमेंटेड देखता है, जो अपने को डिफरेंट देखता है, इफ ही एक्नॉलेजेस दैट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू, उसी को आप पोलराइज कर सकते हो। इफ समबडी रिकॉग्नाइजेस, जैसे बेटे और बाप में कोई डिफरेंस अगर नहीं है तो कोई उसको बाहरी आदमी आके अलग नहीं कर सकता उनको, है ना। दो भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता जब तक दे देमसेल्व्स डोंट रिकॉग्नाइज कि उनके इंटरेस्ट अलग है। पाकिस्तान डिमांडिंग मुस्लिम्स को तो ऑफेंसिव लगेगा ही कि सावरकर ऐसा स्टांस ले रहे हैं, बट हैड देयर बीन नेशनलिस्ट मुस्लिम्स, जो भी नेशनलिस्ट वॉइसेस थी, आई डोंट थिंक दे शुड हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट सावरकर वाज सेइंग, बिकॉज़ अल्टीमेटली हिंदू सिविलाइजेशन के अगर आप अंतर्गत रहना चाह रहे हो तो दैट मींस यू रिकॉग्नाइज कि इसका एक स्ट्रांग कल्चरल इंपल्स है, एक स्ट्रांग हिस्ट्री है जिसके आप एडहेरेंट्स बनना चाहते हो। और जो नहीं मानते थे उन्होंने एक अलग देश मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक उन पर एलिगेशन ये भी लगता है कि सावरकर जो है ब्रिटिश पेंशन पर जी रहे थे, अंग्रेजों से स्टाइपेंड मिलता था, जेल से बाहर निकले, शांत होकर बैठ गए, कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी नहीं, और अंग्रेजों के पैसे पर वो पल रहे थे। तो इस पर
ये एलिगेशन कहाँ से आता है और क्या इसका उत्तर है आपके पास? मिथ नंबर 1 इसमें ये है कि सावरकर को 1924 में जेल से निकलते ही पेंशन मिलना चालू हो गया था। सावरकर ने कई अर्जियां की हैं कई साल तक, क्योंकि सावरकर केवल ये जो जनता द्वारा कलेक्टेड पर्स होता था उस पे अपना जीवन काट रहे थे, और जो भी मूवमेंट्स वगैरह होता था, मतलब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह, वो सब सावरकर की जेब से काफी कुछ उसमें से होता था, काफी खर्चा भी होता था सावरकर का इसमें, क्योंकि देयर वाज लिटरली ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट सपोर्ट फॉर सावरकर इन दैट टाइम। बहुत ही एक अलग वेव से वो लड़ रहे थे। तो 1929 में फाइनली सावरकर के पेंशन पे बात होना चालू होती है, एंड किसी को जो है भेजा जाता है कि स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लेके आओ कि कितना खर्चा सावरकर का हो रहा है। तो उसने आउटपुट दिया कि 150 तो लगेगा ही, मिनिमम 150 लगेगा। उसके बाद भी इसको कट करके 60 रुपीस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट मानी, जबकि उस टाइम पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह के हिसाब से आप देखेंगे तो गांधी का खुद मंथली खर्चा, जब गांधी जेल में जाते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनपे 500 रुपए के ऊपर स्पेंड करना पड़ता था। हाँ, तो सावरकर को बहुत ही सब स्टैंडर्ड अमाउंट मिल रहा था, जबकि उनकी एक पूरी फैमिली थी वहां पे। तो 60 रुपीज वॉज नो हेल्प टू सावरकर, एक तरह से आप कह लीजिए, और उसको भी अपोज किया जा रहा था। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं हेनरी नाइट, ये आपको वाईडी फड़के की किताब में मिल जाएगा, जिसको जानकी बाकले ने भी यूज किया है अपने एक तरह से प्राइमरी रेफरेंसेस के लिए, क्योंकि बहुत ही वेल रिसर्च किताब है मराठी में। बाय द वे, वाईडी फड़के इज नो सावरकराइट, ही इज अ गांधीयन। तो उन्होंने ये सारे एविडेंसेस सामने लाए कि हेनरी नाइट वाज सेइंग कि ऐसे आदमी को तो जेल में फेंक देना चाहिए वापस से, इसको पेंशन कैसे दे रहे हो। अच्छा, तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन सावरकर का की पेंशन का भी हो रहा था। एंड आई ऑलवेज से सावरकर ओव्ड नो फेवर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो भी सावरकर को एलाई की तरह कभी देख ही नहीं पाए। दे ऑलवेज रिग्रेटेड, इवन आफ्टर रिलीजिंग हिम फ्रॉम जेल, दे रिग्रेटेड कि इसको छोड़ दिया। देयर आर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स टू प्रूव दैट। अगर आप ये कहिए कि केवल सावरकर को मिल रही थी, ऐसा नहीं है। जो भी राजनीतिक बंदी है, डिटेन्ड है या जेल में है, उसके ऊपर सरकार खर्चा करती है। ये थ्रू आउट हुआ है। शरद चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस पे भी एक्सपेंसेस लगे हैं सरकार के। 1200 रुपए के आसपास शरद चंद्र बोस के ऊपर खर्चा होता था सरकार का एक महीने का। सुभाष चंद्र बोस पे भी कुछ ऐसा डेटा है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं अभी, 500 के आसपास कुछ है ऐसा। तो ये भी था। और बंगाल में कई रेवोल्यूशनरीज डिटेन्ड थे, तो उनको भी ऐसे मंथली 100 रुपए 60 रुपए के आसपास मिल रहा था, सबको डेजिग्नेटेड था। तो अगर आपको सबको सेम ब्रश से पेंट करना है तो कर दीजिए, बट आई थिंक कि सावरकर को इतनी आसानी से पेंशन मिली नहीं, और 1937 के बाद मिलना बंद हो गई जैसे ही वो रिलीज हुए। तो क्या मतलब, अगर पेंशन मिलना बंद हो गई यानी अब वो एजेंट होना बंद हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो 1937 के बाद तो उनको खुली छूट थी, भाई तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, आप तो पेरोल पे भी नहीं हो। तो ये काफी हद तक एक बेसलेस बात है, और सबको उस समय पेंशन दी जाती थी सरकार से, जो उनके बंदी रहे हाउस अरेस्ट में सावरकर थे, उनको पैसे मिल रहे थे, और ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ी अमाउंट उनको सरकार दे रही थी जिसके पक्ष में वो ब्रिटिशर्स के लिए कुछ करने लग जाएं। तो पूरी तरह से खंडन करने योग्य बात है। अरे लगभग जितने मिथ्स हैं मैं आपको कहूं रिवर्स इंजीनियर्ड है। जिनको सावरकर का विरोध करना है उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को विरोध करना है पहले, तो अब उसके बेसिस पे फैक्ट सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं, वरना क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं बनती है इनमें से किसी भी फैक्ट की? बिल्कुल बनती है। और जब क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये चीजें मतलब ऐसे ऑन द मुंह गिर जा रही है हमारे सामने। एग्जैक्टली, मतलब आप ये तो पता करो किसी और को मिले कि नहीं बाहर नेशनल आर्काइव्स में, कि यार किसी को मिले क्या पैसे इन लोगों से, और भी रेवोल्यूशनरीज को। इतने सारे हमारे पास इतना डेटा है आज की डेट में, नेशनल आर्काइव्स में आपको मिल जाएगा, कई किताबें लिख चुके सब। विक्रम संपत की किताब आप क्यों नहीं पढ़ते? आपको पता है ना वो प्रो सावरकर है, तो आप जाके चेक करिए भाई उन्होंने क्या दिया है इसका आर्गुमेंट, और अगर उन्होंने सही आर्गुमेंट दिया है तो आप चुप रहिए। इतनी सिंपल सी चीजें हैं। आपको क्या, आपको पतली बुक्स पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको मोटी बुक्स पढ़नी नहीं है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है अच्छे से। वही है कि किसी झूठ को आप बार-बार रिपीट कीजिए, वो जो है सच बन जाता है लोगों के बीच में। तो लगभग वैसा ही प्रयास चल रहा है इस तरह के मिथ से भी। और जैसे अभी आपने जानकी बाकले का रेफरेंस दिया था, तो ये एक सावरकर पर लगे एलिगेशन का बेसिस जानकी बाकले की। वो कहती हैं कि सावरकर को अंग्रेजों ने पर्टिकुलरली इसलिए छोड़ा कि वो जाकर गांधी के विरुद्ध लिख सकें। तो जो सावरकर में एक एंटी गांधी स्टैंड दिखता है, गांधी का क्रिटिसिज्म दिखता है, वो कहते हैं दैट आल्सो इज ब्रिटिश पेड, ताकि उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जो है इंप्लीमेंट कर सके सावरकर के थ्रू अंग्रेज। तो इस पर आपका क्या कहना है? This is the same Gandhi who wrote in 1917-18 in the Kheda Satyagraha कि help me and I'll help you keep away the revolutionaries. Okay. तो उसके बाद उनकी मांगे मान भी ली गई, और सत्याग्रह के बाद ही उनका एक मेसियानिक इमेज बन गया इंडिया में कि इनकी बात मानो, जैसा कह रहे करो, 1 साल में स्वराज दिला देंगे।
वो 1 साल पोस्टपोन होता जा रहा था हर बार, मतलब आ गया अल्टीमेटली, लेकिन मतलब गांधी, हाँ लेकिन गांधी ने एक दिन कहा कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब आप साइन कर दो डॉक्यूमेंट पे, अब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे मरने से पहले तो आ ही जानी चाहिए, ठीक? मतलब मुझे भी ये दिन देखना है, एक अच्छा दिन देखना है, और हमको इंडिपेंडेंस उस दिन मिल गई। ये है मतलब बेसिकली कांग्रेस ही क्यों कहते, कांग्रेस ही क्यों क्रेडिट लेती है इंडिपेंडेंस का, गांधी को क्रेडिट दो ना आप अकेले। मैं ये भी कहता हूँ जैसे टू नेशन थ्योरी पे भी आगे मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए हमको, तो उसमें मैं ये भी कहता हूँ कि भाई सावरकर को आप 1938 की स्पीच का क्यों क्रेडिट दे रहे हो। सावरकर जब 2 साल के थे तो उन्होंने सैयद अहमद खान के मुख से बुलवा दिया था कि टू नेशन थ्योरी बोलो। 1885 में, 1883 में सावरकर पैदा हुए थे, 1885 में सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी दे दी। तो 2 साल के सावरकर का जब इतना प्रभाव है देश पे, तो 1938 की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। गांधी को बहुत ज्यादा ओवरप्ले किया जाता है। जॉर्ज ऑरवेल, जिनकी मैं इंटरेस्टेड था इनके व्यूज जानने में, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो मैं इनके कलेक्टेड वर्क्स में चला गया और मैंने गांधी पर इन्होंने जो भी बोला था, मैंने जब सर्च किया तो मेरे होश ठिकाने नहीं रहे, ये क्या बोल दिया इन्होंने। कहते हैं कि गांधी मेड इट इजियर फॉर द ब्रिटिश टू रूल इंडिया। वो कहते हैं बेसिकली इन इफेक्ट कि गांधी जो भी कर रहे हैं उससे ब्रिटिश को कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा थ्रेटनिंग फॉर्म कोई मूवमेंट ले रहा होता है, गांधी खुद ही बंद कर देते हैं उसको। गांधी by his sole force is saving us from the bomb force each time. Basically revolutionaries से थ्रेट है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, they have no threat from गांधी। और तभी सवाल भी उठाते हैं वो कि आपको क्या लगता है कि ये जिन जेलों में गांधी को रखा जा रहा है वो इतनी अच्छी जेलें क्यों होती हैं, इतनी सुविधाएं उसमें क्यों होती हैं। तो ये तो मतलब प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। आप देखो कि गांधी बड़े आराम से राजनीति कर रहे हैं और बाकी लोग जेल में, कोई डिटेंशन में है, उसको जेल से भी छोड़ करके नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। 13 साल तक उसको डिटेंशन में रख रहे हैं, 5 बार उसके टर्म ऑफ डिटेंशन को रिन्यू कर दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हो नहीं पेंशन कैसे दे दी। तो गांधी को बहुत ज्यादा ऐसे इमेज उनकी दी जाती है। तो भाई अगर ऐसी इमेज होती, अगर इतने ही भोगाली होते, तो जब तक ऑरवेल को लिखने का ये नौबत आई 1941 में, उसके पहले इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई होती। 1941 में एक पूरी लाइफ टाइम ऑफ पॉलिटिक्स उन्होंने गांधी की देख ली थी। उसके बाद बस एक और बेइज्जती बची थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, वो भी देख लेते तो पता नहीं क्या लिखते। तो जो उन्होंने लिखा है कंप्लीट असेसमेंट की तरह है वो गांधी का, कि हम लोग तो हंसते हैं आपस में कि गांधी को ये लोग थ्रेट कैसे मानते हैं हमारा, हम तो कभी डरे ही नहीं इससे, ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है हमारे लिए। तो जान की बातें ये जो कह रही हैं, बेसिकली उसका बेसिस क्या है, वो कहां से, मतलब शी इज अ बिग स्कॉलर और ऐसे कुछ भी। देखो वो है तो गांधीयन, तो उनको क्लियरली दिखता होगा कि गांधी का बहुत इंपैक्ट है फ्रीडम स्ट्रगल में। हम भी मानते हैं। देखो मैं बहुत ऐसे फर्म अगर मेरे से पूछोगे ना, दिल्ली ऐसी इच्छा पूछोगे, मैं कहूंगा कि गांधी हैज हिज प्लेस इन द फ्रीडम मूवमेंट, है ना, देयर इज नो डिनाइंग इट। और बहुत रिस्पेक्ट भी है मेरे मन में। लेकिन एंग्स्ट कहां से आती है, वो एंगर कहां से आता है कि भाई आपने मौके पे आपने बिट्रे कर दिया उसको। जैसे चौरी चौरा मूवमेंट अगर थोड़ा सा भी वैसा होता है तो आप उसको बंद करा देते हो, फिर जिस मूवमेंट में वायलेंस होती है आप उसको बंद करा देते हो। जहां एक्चुअली कुछ पोटेंसी वो मूवमेंट ले रहा होता है वहां आप उसको बंद करा देते हो। फिर पार्टीशन, एंटी पार्टीशन के अपने स्टांस पे भी आप खड़े नहीं उतरते हो। और रही बात राइटिंग्स की, तो सावरकर ने केवल एंटी गांधी राइटिंग नहीं लिखी है वहां पे। श्रद्धानंद में जो भी उन्होंने स्टूडेंटसली लिखी, रत्नागिरी में नजरबंद रह के, उन्होंने रेवोल्यूशनरीज के सपोर्ट में भी लिखा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कई बार बहुत ही स्ट्रिंगिंग लैंग्वेज में क्रिटिसाइज करा है। तो अगर सावरकर में इतनी इन्फ्लुएंशियल पावर थी जिसके नाम पे गवर्नमेंट उनको एज अ एंटी गांधी फिगर प्रोजेक्ट कर रही थी, तो उनको ये भी ब्रांड तो झेलना पड़ता कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी उनके जो ओपिनियंस है वो भी वो वॉइस कर रहे हैं। और लाल लाजपत राय का जब होता है मर्डर आपके लिए उसको, तो उसके बाद वो बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज में आर्टिकल लिखते हैं एकदम, जिसमें लेफ्ट एंड राइट एकदम पंच कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो सावरकर की पीड़ा तो बहुत अच्छे से झलकती श्रद्धानंद के अखबार की। मतलब एक बार ओपन माइंड से सारे आर्टिकल्स पढ़ने तो चाहिए उनके, उसके बाद आप इस कंक्लूजन पे आए। जो भी लोग ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड से एलिगेशंस लगा रहे हैं उनको एक बार पूरे आर्टिकल्स तो पढ़ने ही चाहिए ना। तो ये कह देना कि बहुत ज्यादा फायदा कर रहे थे सावरकर, तो अगर ऐसा है तो भाई आप रिहाई क्यों नहीं कर दिए? रिहा कर देते तो डायरेक्ट मन से गांधी को एंटी गांधी हो जाते, पॉलिटिकली तो और स्ट्रांग वो फोर्स ले लेता ना। हाँ तो तब तो, और अगर आपको एकदम आप श्योर हो कि आप ही के लिए काम करेंगे तो आप रिलीज कर दिए होते ना उनको। राइटिंग से ज्यादा इफेक्ट तो स्पीचेस में आ जाता है। एक आर्टिकल आप पब्लिश करते हो एक ही न्यूज़पेपर में आएगा, स्पीच आप दोगे तो भाई पूरे इंडिया में छा जाएगा।
तो अगर आपको मतलब ये तो बहुत ही बेसलेस, आपको नहीं लगता कि मतलब ये तो देना ही चाहिए एज एन आर्गुमेंट? तो बेसिकली जानकी बाखले का भी यहाँ पे टेक्टिक इज वेरी सिमिलर टू व्हाट अरुण शौरी डिड इन हिज बुक, हाँ, लाइक सेलेक्टिव ओमिशन, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें कहना और उसी बेस पे कुछ ना कुछ ऐसा बनाना कि अगर इस आदमी को मुझे विलन बनाना है तो मैं ऐसे बना सकती हूँ। तो करेक्ट। वो फ्रेमवर्क ही ऐसा है, प्रो गांधी फ्रेमवर्क है, तो उसमें कई बातें अब फिट नहीं होती, जबरदस्ती फिट करी जाती। अब कुछ हास्यास्पद जो एलिगेशन है सावरकर एलिगेशन है उनसे डील करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो एक अशोक कुमार पांडे जी हैं, उनकी पुस्तक में एक एलिगेशन है कि सावरकर जो है सीआईए के एजेंट है। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, आप ये मुझे बताइए। अच्छा, तो ये बाल्टिक इंस्टीट्यूट करके इंस्टीट्यूट होता था, उसके लिए कोई सावरकर थे जो एंटी कम्युनिस्ट आर्टिकल्स लिखते थे ऑन दी इकोनॉमिक टर्म्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सावरकर, अशोक कुमार पांडे जी की पुस्तक में ये एलिगेशन है शायद, तो उन्होंने वो सावरकर मान लिया है कि वो विनायक दामोदर सावरकर ही है। और उसमें क्या लिखा है, और भी चीजें दो तीन लिखी है कि ये राइटर केसरी के लिए लिखता था और ये एक जर्नलिस्ट था। तो काफी हद तक हमें लगता है कि जरूर सावरकर केसरी के लिए तो लिखते ही होंगे। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली 1930s में मैंने देखा कि मतलब एक किताब लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म पे महाराष्ट्र वगैरह में, तो उसमें एक बहुत लिखते हैं कि बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे डीजी सावरकर। ओके 1930 में वो मतलब केसरी के लिए बहुत प्रोलिफिकली लिखते थे। लोकसभा में एक डिबेट हो रही होती है डीएफ सावरकर पे, ओके क्योंकि उनको इंडिया वापस आने नहीं दिया जा रहा था, उनका वीजा अप्रूव नहीं हो रहा था शायद। वो भी जर्नलिस्ट थे, वो केसरी के लिए लिखते थे। उस लोकसभा डिबेट में बताया गया, और वो वही सेम ईयर है जिसपे ये मतलब जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो 1961 में ये डिबेट होती है, तो उस समय चर्चा चली हुई थी डीएफ सावरकर कैसे इंडिया आएंगे, और वो भी मतलब यूएसए में ही थे बेसिकली। तो जिस इंस्टीट्यूट की बात हो रही, बहुत ही मुझे क्लोज को रिलेशन लगता है कि इन्हीं में से कोई है ना। तो डीजी या डीएफ सावरकर को वीडी सावरकर बना दिया गया है। और हाँ, मतलब अगर ये दो नाम एग्जिस्ट करते हैं तो एटलीस्ट पहले आप क्लैरिफाई करो कि है कौन, है ना। मतलब ये दोनों ही नाम मतलब मैंने ढूंढे, है ना। बाकी लोग तो स्पेकुलेट कर रहे थे काश कोई होगा, है ना, कोई निकल के आएगा। ये तो दोनों नाम मुझे एकदम से मतलब इधर उधर रिसर्च करते करते मिल गया मुझे कि भाई डीजी सावरकर आल्सो एग्जिस्ट, ही इज आल्सो अ जर्नलिस्ट, ही आल्सो राइट्स फॉर केसरी। डीएफ सावरकर इज अ जर्नलिस्ट, ही आल्सो राइट्स इन द केसरी, ही इज आल्सो इन द यूएसए। ठीक है भाई, मतलब एक्चुअली लाफेबल है ये बहुत ज्यादा। हाँ, और एंटी कम्युनिस्ट तो अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग है। 1965 में सावरकर जब अपना इकोनॉमिक मॉडल बताते हैं देश का, तो उसमें कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज नेशनलाइज हो जानी चाहिए। ये कोई एंटी कम्युनिस्ट बंदा नहीं कहेगा। बिल्कुल। ये है विक्रम संपत की किताब, डॉक्टर विक्रम संपत की जो वॉल्यूम 2 है किताब, उसमें ऑर्गेनाइजर का जो इंटरव्यू है उसमें जाके लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा प्रो कम्युनिस्ट लीनिंग लगता है वहां पे। और इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि कम्युनिस्ट्स ने सावरकर को थ्रू आउट मतलब पार्लियामेंट में डिफेंड करा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत प्राउडली करा है, और हर बार करा है और हर बार सपोर्ट करा है। आप जाके देख लो जितने लोग ने सावरकर के प्रो में वोटिंग करी है वो सब कम्युनिस्ट ही होते हैं, और मुद्दे भी उठाने वाले कम्युनिस्ट ही थे। हिरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय करके एक थे, उनको पद्म विभूषण वगैरह सब वो अक्सर उठा देते थे, और ये सब। और डांगे, ऐसे डांगे वो भी बहुत ही ग्लोइंग टर्म्स में सावरकर बात करते थे। एमएन रॉय तो थे ही बहुत प्राउड, मतलब एक तरह से फैन ऑफ सावरकर। तो ये इनके फैन होने का क्या रीजन है? उनका रिवॉल्यूशनरी ज़ील या फिर ये जो इकोनॉमिक्स पे सावरकर के कुछ व्यूज हैं जो उनके पक्ष में जाते दिखते हैं? इकोनॉमिक व्यूज तो देखिए, आई डोंट थिंक कि कम्युनिस्ट अगर कोई इकोनॉमिकली उनसे अलाइंड होगा तो इतना सपोर्ट करेंगे उनका। पॉलिटिकली था, मतलब रेवोल्यूशनरी जो एक साइड थी उसको बहुत स्ट्रांगली केटर करते थे सावरकर। ही वाज मतलब ही वाज अ मैसिव रेवोल्यूशनरी फिगर। उनको कैसे आज अंडररेट कर दिया गया है मुझे समझ नहीं आता। मतलब उस टाइम पे और कौन ऐसा प्रोपेगेंडिस्ट था जो लिटरेचर भी लिख रहा था, जिसकी एक्टिविटीज बहुत इंडियंस को इंस्पायर कर रही थी। मतलब द सावरकर केस वाज द मोस्ट फेमस केस इंटरनेशनली एट दैट टाइम। भगत सिंह पे भी कितना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट है सावरकर का, मतलब बहुत हल्के में उनको अंडर प्ले किया जाता है एज अ रेवोल्यूशनरी। अगर मैं ये प्रूव कर ले जाऊं अपनी किताब से कि आने वाला ये सब जो हुआ है तो ही विल कम आउट एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, most impactful actually, not just influential, even impactful directly in contributing to India's proudly, we can proudly say happy birthday Savarkar, happy birthday Savarkar, happy birthday वीर सावरकर जी बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे वीर सावरकर जी। तो अच्छा, और भी मतलब ये लोग जो विलेनाइज किया गया है सावरकर को, वो यहीं पे नहीं रुकते, और भी कुछ मतलब एक लेवल और ऊपर जाके एक एलिगेशन है सावरकर के ऊपर
कि 1908 में सावरकर ने जो है एक इंग्लिश महिला मार्गरेट लॉरेंस को रेप करने की कोशिश की। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि एक एलिगेशन ये भी लगता है कि ये उनका लव इंटरेस्ट थी और ये उनसे मिलने के चक्कर में बाहर आए और ये फिर अरेस्ट हो जाते हैं। इस बात का क्या कॉन्टेक्स्ट है, इस एलिगेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ से आता है और आप इसका क्या उत्तर आपके पास है? ये दोनों चीजें साथ में ट्रू है। पूछ रहा हूँ, ये एलिगेशन है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं, दो एलिगेशन कैसे साथ में जा सकते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जैसे 1908 में रेप किया नहीं, मैं उसका एक एडिशनल 1910 में लव इंटरेस्ट बन जाती है। जी तो मतलब कैसा प्यार है, मतलब ठीक है। तो देखिए, ये जो मार्गरेट लॉरेंस वाली जो थ्योरी है, ये तो पहली बात फोर्स्ड है, ठीक है, कि मार्गरेट लॉरेंस का कहीं कोई नाम आता नहीं है, तो रेप किस लड़की का हुआ ये तो किसी ने आज तक नाम नहीं लिया है ना। और सावरकर ने किया, ये गलती से सेडिशन कमेटी की जो रिपोर्ट रहती है उसमें वो ऐसा कुछ फ्रेमिंग कर देते सेंटेंस की कि लगता है कि दिस इज सावरकर हु हैज डन इट, जबकि वो बता रहे होते किसी अगम्य गुरु का किस्सा। अगम्य गुरु जब सावरकर बॉम्बे में रहते हैं तो उनको स्पेशली पूना बुलाया जाता है 1906 की शुरुआत में। बस ये वो जा ही रहे होते हैं लंदन उस टाइम पे कि एक बहुत ही मिस्टिक फिगर है अगम्य गुरु, उनके पास बहुत ही ऐसी पावर्स हैं जिससे वो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हम लोग चाहते हैं आप उनको जाके जो है पता करो कि क्वैक है कि क्या है ना, हाउ पावरफुल इज ही। तो सावरकर जाते हैं, बात करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई आपके पॉलिटिकल व्यूज क्या है, ये सब तो छोड़ो, ये सब जो करते हो तो ठीक है। तो बोलता है पैसा दो तब बताऊंगा। अच्छा। तो सावरकर समझ जाते हैं, तो वार्न करते हैं ऐसे लोगों से आपको जो है बिल्कुल भी इन लोगों को सीरियसली नहीं लेना है, इनसे दूर रहिए। और जब ये मतलब सावरकर को बेसिकली जब अरेस्ट कर लिया जाता है लंदन में, तो उनकी हिस्ट्री शीट वगैरह सब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसी के लिए डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं पुराने लोगों से बात करके और पूरा ये सब जितना भी उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है। तो ये अगम्य गुरु अगले ही सेंटेंस में इन सारे अकाउंट्स में, इवन जो आज भी सावरकर पे किताब है उनमें रेफर किया जाता है, अगली लाइन में लिखा जाता है दिस मिस्टेक हु मेट सावरकर रेप्ड एन इंग्लिश वुमन इन 1908 एंड वाज जेल्ड फॉर 4 months। और ये इवन न्यूज़पेपर कटिंग में भी अवेलेबल है, ट्विटर वगैरह पे आपको हर जगह सब मिल जाएगा, अखबार की कटिंग भी है। अगम्य गुरु ने काम किया था, सावरकर ने नहीं किया था। इनफैक्ट शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा सावरकर पे एलिगेशन लगा रहे हैं, बिकॉज लाला लाजपत राय, एमपीटी आचार्य एंड a lot other people have written about the austerity of Savarkar, the simplicity of Savarkar in London। ये एक बहुत ऐसा अनटच्ड एस्पेक्ट है जो मतलब हमको समझना चाहिए कि उनका किरदार कैसा था लंदन में। He was not swayed by the pomp and flair of London, जो भी ग्लिटर्स थे वहां के, उससे वो बहके नहीं, भटके नहीं। ये लाला लाजपत राय ने भी ये बात कही है कि वो इतना सिंपल रहने वाले इंसान, केवल वो अपने कर्म पे ध्यान देते थे, मोस्ट एक्टिव रेवोल्यूशनरी इन द इंडिया हाउस, कोई फालतू टाइम नहीं इधर उधर देना, लिखते रहना, लगातार लिखते रहना, किताब लिख रहे हैं नहीं तो कुछ लिख रहे हैं, नहीं तो स्पीच लिख रहे हैं, नहीं तो न्यूज़लेटर लिख रहे हैं और नहीं तो स्पीचेस देते जा रहे हैं हर जगह। मतलब कोई ऐसे आदमी जिसको मतलब इवन उनके कपड़े वगैरह पहनने में भी बहुत शालीनता थी, ये सब भी दिखाते हैं, बहुत फालतू स्पेंड नहीं करते थे और बाकी लोग इंडिया हाउस में बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, उनको भी काफी मोटिवेट करते थे वो, भाई आप लोग जो है थोड़ा ऐसे मतलब फोकस्ड होके लगे। हाँ, मदरलैंड की बात है हमारे। तो इन सब के अकाउंट्स को देख के तो लगता है कि ये तो एकदम ही अलग व्यक्तित्व है अगर कोई मतलब किसी लव इंटरेस्ट के नाते आ जा रहा है यहाँ मतलब लंदन वापस। तो ये एक्चुअली थ्योरी पहले इंग्लिशमैन ने जो सावरकर के को डिनाउंस करने के लिए बायोग्राफी लिखी, सावरकर वाज क्लियरली एन एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। तो कुछ बुक्स में एक दो में नाम प्रोपेल किया गया, फिर मनोहर मालगुंकर को भी कोई वही सब उसी टाइप के अकाउंट्स पढ़ के किसी ने मनोहर मालगुंकर को भी बोला कि इसीलिए वो आए लंदन वापस, जबकि एक्चुअल फैक्ट इज गिवन बाय द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सावरकर who had even met him after he was jailed, Niranjan Pal. He was the son of Bipin Chandra Pal. ठीक है, तो इवन जब सागरा प्राण तलमल्ला सावरकर पहली बार रिसाइड कर रहे होते तो निरंजन पाल को ही कर रहे होते हैं, नदी के सामने फुट के रोने लगते हैं। He was a close friend। Exactly। तो निरंजन पाल ने अपनी किताब में लिखा है कि एक्चुअली सावरकर को लंदन इसलिए आना पड़ा क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में थे और एक्चुअली सावरकर की एक्टिविटीज की वजह से बेचारे उनको इंडिया हाउस छोड़ना पड़ा क्योंकि सर्वेलेंस वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी और श्याम जी कृष्ण वर्मा पे भी फिर सवाल उठते कि भाई आपके यहाँ से क्या क्या हो रहा है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वगैरह सब। तो जब 1908 में ही वो चले गए, जब ये सेलिब्रेशन वगैरह होता है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो ही वाज अपोज्ड टू ऑल दैट
कि भाई ये सब मत करो, बहुत रडार में हम आ जाएंगे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले जाते हैं और 1 साल बाद और बवाल होता है उस पे कि सावरकर फिर से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं उसका 1857 का ही, फिर से सेम थिंग अगेन। तो जो हैदर रजा करके एक रहता है इंडिया हाउस में बंदा, जिसके बारे में सावरकर बहुत बात नहीं करते और दोनों में एक एनमिटी टाइप की रहती है हल्की सी। और हैदर रजा कंटेंट्स दैट दिस गाय इज डीप इनसाइड ही इज क्वाइट एंटी मुस्लिम। ओके, हैदर रजा कह रहे हैं सावरकर के विषय में। हाँ, तो एक जो बात ये है कि सावरकर का जो हिंदुत्व है वो काफी हद तक एंटी मुस्लिम है, उसकी कुछ झलकियां दिख रही हैं। यार देखो, वो जिस ट्रेडिशन से आते थे वो मतलब शिवाजी का ट्रेडिशन था, है ना। तो एक बहुत ही क्लियर कट हिस्टोरिकल जो कड़वाहट है वो उसको इनहेरिट किया है उन्होंने। लेकिन ये कहो कि उन्होंने ऑप्टिमिज्म अपना छोड़ दिया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो चाहते तो अंबेडकर की तरह रेडिकल होके बोलते कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन करो, हमको इनसे कुछ मतलब ही नहीं रखना है। बट ही वांटेड दैट काइंड ऑफ एन असिमिलेशन, क्योंकि सावरकर in a lot of his writings also has higher goals for humanity. He says Hindu nationalism is only a preliminary step. I want to take this to humanism. क्योंकि एंटी सिविलाइजेशनल जो फोर्सेस हैं इनको तभी समझ में आएगा जब आप एक स्ट्रॉन्गर हिंदू आइडेंटिटी असर्ट करोगे अपनी, तब इनको ये कल्चरल जो विरासत है हमारी, जो रिच विरासत है जो हमको ह्यूमनिज्म की तरफ ले जाती है, तब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जिस दिन ये हो जाएगा तो सारी आइडेंटिटी मार्कर्स और सब कुछ अपने आप मिट जाएगा और फिर हम धीरे धीरे ह्यूमनिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो दी अर्थ इज आवर मदर, नॉट भारत माता। ओके, अर्थ इज आवर मदर, मैनकाइंड इज आवर ओनली क्रीड, आवर ओनली कास्ट। ये तो काफी वेग। हाँ, मतलब टू हिम, मतलब वो हजारों साल, this could be a criticism that we could offer on ठीक this है। one. अरे वो हजारों साल के सोच के रखे थे प्लान अपना, है ना, कि आज से 400 साल तक मे बी दिस इज रेलेवेंट, उसके बाद 500 साल बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। इस टाइप का उनका माइंडसेट था बहुत ज्यादा। ही वांटेड टू, हिज राइटिंग्स वर सपोज्ड टू बी दिस गाइडिंग लाइट फॉर एवरी पर्सन इन एवरी सेंचुरी, ऐसा टाइप का। तो बहुत वो लिखते थे कॉपियसली। तो ऐसा आपको लगेगा कि सेक्टेरियन व्यूज है, तो ऐसा नहीं है। तो हाँ, तो ये मार्गरेट लॉरेंस पे मारे थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, इंडिया उसके संस्थापक। हाँ, तो अब क्या होता है कि ये मदन लाल ढींगरा का असैसिनेशन होता है और फिर ये आपका एमटी जैक्सन वाला भी असैसिनेशन होता है। तो सावरकर से उसको लिंक करने की कोशिश होती है, सावरकर पेरिस चले जाते हैं। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा से बन नहीं रही है उनकी। इनफैक्ट सावरकर ceased to be the leader of the India House in 1909 when हैदर रजा complained to श्यामजी कृष्ण वर्मा कि अब ये चीज सही नहीं जा रही है एंड ये बंद हो जाएगा, आपके यहाँ ताला लग जाएगा अगर सावरकर की चलती रही तो इंडिया हाउस में। तो फिर उन्होंने सावरकर से झगड़ा हुआ श्यामजी कृष्ण वर्मा का, और लीडरशिप जो है हैदर रजा को मिली। तो दोनों एक दूसरे को लाइक करना थोड़ा सा कम कर दिए थे, है ना, थोड़ा इनमिकल हो गए थे दोनों। तो जब वहां पे पेरिस में वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाक के नीचे बैठे हुए हैं पूरे टाइम, और श्यामजी कृष्ण वर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि भाई सावरकर का प्रेजेंस। he says to सावरकर, निरंजन पाल says कि श्यामजी कृष्ण वर्मा says to सावरकर कि तुम्हारे दोस्त सारे रडार में आ चुके हैं, सब पे अरेस्ट वारंट्स हैं, सब ट्रबल में, और तुम यहाँ कंफर्टेबली बैठे हुए हो पेरिस में, कब तक ऐसे चलेगा। और वो बात सही भी थी काफी हद तक। चट्टोपाध्याय वगैरह दे वर इन डीप ट्रबल, वीवीएस अय्यर वगैरह सब। तो सावरकर को बहुत धक्का लगा इस पे, है ना। ही सेड कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लंदन में तो कोई खास केस बनेगा भी नहीं, कितना ही जेल हो जाएगी, चला ही जाता हूँ, देखता हूँ, वहीं पे रहूंगा अपने साथियों के बीच में, तो सही रहेगा। तो भी वहीं से मॉरल सपोर्ट और मतलब सावरकर का फॉर्टिट्यूड भी तो उससे एस्टैब्लिश होगा कि भाई आई कैन रिस्क इट फॉर माय मदरलैंड, है ना। तो चले गए तो जेल हो गई। और उसमें ये एपिसोड क्रिएट कर दिया गया कि वो मार्गरेट लॉरेंस के प्यार में वहां आए थे। हाँ, ये सब बहुत ही वेग है। तो शादीशुदा आदमी थे, बच्चा भी था, सब कुछ जो उनको मिला था, खर्चा पानी सब रहने का, इंडिया हाउस और ये सब, मतलब लंदन में रहने का, वो सारा उनके ससुर जी भेजते थे। बहुत ही अनलाइकली सा है। मतलब मसाला तो सबको चाहिए, मतलब मुझे भी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा उल्टा ही मिलता है जी, है ना। मैं तो खुद ही 10 बातें कह दूं ऐसी, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब यू कैन ट्राई टू फोर्ज इट, बिल्ड इट, बट वही है कि पूरा आपको अब ये एम्पलीफाई होते हुए 2-3 जगह लिखा मिला था
लोगों को, और अब उसको फेस वैल्यू पे मान करके जितने क्रिटिकल बुक्स ऑफ सावरकर हैं उनमें इसको इंक्लूड किया गया है। फैला दिया गया। हाँ जी। तो अच्छा, अब एक बहुत ही लेस डिस्कस पार्ट है कि टू नेशन थ्योरी सावरकर से आती है। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ रहें, उनके चलते जो है मतलब ही वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू पार्टीशन और ये सब। तो इसमें मतलब ठीक है, बहुत ही अप्रासंगिक सी बात है, नहीं सेंस बनाती है, पर फिर भी आप कैसे इसे डील करना चाहेंगे? क्योंकि एक उनका वो हिंदुत्व वाला जो टेंज है उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान पीछे छूटते दिखते हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? सावरकर is this votary of composite nationalism through his 1857 की किताब, और उन्होंने उस किताब को कभी डिसोन नहीं किया, है ना, बहुत प्राउडली उसको उन्होंने हमेशा अपहोल्ड किया। तो दिक्कत क्या है ना कि इतना ज्यादा एक क्लोजेट में रह करके सोचने की जो आदत है और एक ही तरह की राइटिंग्स पढ़ने की, तो उससे लगता है कि सावरकर तो ऐसा व्यक्तित्व हो ही नहीं सकते, कैसे कोई हिंदू नेशनलिस्ट होके असिमिलेशन की बात कर रहा है। जबकि आप 1941-42 के अखबार पढ़िए तो बहुत सारी ऐसी हेडिंग आपको मिल जाएंगी कि सावरकर स्पीक्स ऑन द नीड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि बहुत अजीब लगता है सावरकर के एंड से, लेकिन सावरकर है इमोशनल, ही इज दैट ऑप्टिमिस्टिक फिगर जो कहते हैं कि नहीं, भारत माता का पार्टीशन हम नहीं देख सकते। तो इसका दूसरा फिर यही तरीका बचता है कि एक स्ट्रॉन्ग हिंदू फ्रंट पोज करो और कैरेट या स्टिक चाहे जैसे भी करके इनको समझाओ कि भाई रहना तो इसी में है। तो क्योंकि वो एक सिविलाइजेशनल इंपेरेटिव है, अगर वो उतना भाग कट जाता है भारत का तो उसके साथ काफी हेरिटेज भी चली जाती, काफी इतिहास भी चला जाता है। आज पाकिस्तान में हिंदुओं का गौरवान्वित इतिहास नहीं पढ़ा जाएगा, वो तो मिटा दिया गया वहां से ना। लाहौर की गलियों में तो अभी भगत सिंह घूमते थे, वो कहां, वो इतिहास के तो एडहिरेंट्स ही नहीं है। तो ये इमोशनल जो साइड है सावरकर का, ये हमको समझना पड़ेगा कि यार कई ऐसी उनकी असिमिलेशन की टेंडेंसी वाली राइटिंग्स भी है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे वो। और सॉरी टू से मैं अपनी किताब में हो सकता है इसको बहुत ज्यादा डील ना कर पाऊं क्योंकि मैं रेवोल्यूशनरी सावरकर पे ही मेरा स्कोप है, बट आई वांट द जनता टू रीड मोर ऑन सच टेक्स्ट्स की पूरे कंप्लीट पर्सपेक्टिव आपको उस बंदे का जानना चाहिए कि उसका एक्चुअली प्रॉब्लम किससे था। उसका प्रॉब्लम था पाकिस्तानी माइंडसेट वाले मुस्लिम से जो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। ही वांटेड, he had no business to be enemies with any community. He wanted this higher ideal of humanity, और इवन वो क्रिश्चियंस को, ज्यूज को, सबको एक्सोनरेट कर दे रहे थे, चाहते तो पारसीज और ये सबको भी इंक्लूड ना करते अपने फ्रेमवर्क में, बट ही ऑलवेज मेंटेन कि एक ही माइनॉरिटी की प्रॉब्लम। और वो दिखा 1947 पार्टीशन हुआ, गांधी के रहते हो गया, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है कि देयर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ मटेरियल वेयर सावरकर is showing tendencies with that he wants the Muslims to understand the situation and not demand for the partition, and he is of course one of the foremost votaries of this anti-partition movement. तो इवन हाँ, मतलब एक शेड हमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुरुजी गोलवलकर की जब बात आती है तो उन्होंने काफ़ी हद तक मतलब उनकी डेफिनेशन में एक स्टेप आगे था सावरकर से, जहाँ वो कह रहे थे कि आप जो है मतलब काफ़ी हद तक मुस्लिम उनकी डेफिनेशन से बाहर थे, मतलब एज इन कि जो फर्स्ट सिटीजन होंगे भारत के वो हिंदू होंगे, और उसके बाद अगर आपको दूसरे आप शांति से रहिए, नीचे रहिए, उस तरीके से उनका एक विचार था। लेकिन सावरकर वहां तक भी नहीं जाते हैं, वो उससे पहले रुकते हैं। ही जस्ट सेड कि आप फादरलैंड के प्रति आपका जो डिवोशन है वो होना चाहिए आप में, आप शेयर्ड कल्चर से आते हो, इस तरह की बातें सावरकर ने की हैं। जबकि बाकी जो हिंदुत्व के आइडियलॉग्स थे उनमें कुछ आगे भी बढ़ते हुए दिखते हैं, जबकि यहाँ वो इतने एक्सक्लूजनरी नहीं है सावरकर काफ़ी हद तक। तो ये बहुत ही मतलब एक बेकार की बात है, एब्सर्ड बात है कि टू नेशन थ्योरी के पुरोधा आप सावरकर को बना के पेश कर दें। अच्छा, टू नेशन थ्योरी की बात कर ले तो 1885 से भी पहले भी टू नेशन थ्योरी को ट्रेस किया जाता है। जिन्ना ट्रेस करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन से सिंध में। पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही हिस्ट्री लिखी गई है पाकिस्तान की, और तो यानी ये तो बहुत पुरानी धारा चल रही है। और जिन्ना कहते भी हैं कि उन्होंने हमको एक सेपरेट नेशनहुड दिया है मोहम्मद बिन कासिम ने, तो यानी टू नेशन थ्योरी तो इनके हिसाब से वहीं से आ रही है। फिर गांधी कौन सा ऐसा नट बोल्ट टाइट करने की कोशिश कर रहे थे 1919-1920 में, मतलब कौन सा ऐसा फ्रैक्चर था जिसको एमसील लगा के ठीक कर रहे थे वो सोसाइटी में, है ना। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का फैब्रिक ही तो उनको मतलब नहीं दिख रहा था ना ऐसा कुछ बनता हुआ। तो वही तो उनका पूरी कोशिश थी कि इवन
शायद 1936 में उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग जो भी प्रिंसिपल्स है उस पे मत जाओ कि क्यों हमें इनमिकल है, नए प्रिंसिपल्स बना के इसको फोर्स करो आइडेंटिटी को किसी तरह से। तो फोर्स तो हो नहीं पाई कभी आज तक, मतलब गांधी तो हारते थे कि 1946 में उन्होंने मान लिया कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। We have to look beyond and I think हिंदुत्व also need to evolve now। अब मुझे लगता है काफ़ी saturation point की तरफ ये आइडियोलॉजी बढ़ रही है और केवल पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी आपको कल्चरली सोशली बहुत सारे सॉल्यूशंस सोचने की आवश्यकता है और उसमें सावरकर जैसे आइकॉन्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही प्रमुख हैं। एंड थैंक यू सो मच अप्रतिम भैया कि आपने एक बार फिर सावरकर जी से जुड़े हुए बहुत सारे विषयों पर अपनी जानकारी हमारे साथ साझा की। आज शायद ये वीडियो दर्शकों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करेगा कि सावरकर से जुड़े जो भी मिथ हैं आप वीडियो देखिए, हमने कहीं ना कहीं उस हर मिथ को एड्रेस यहाँ पे किया है, उनसे जुड़े मिसकंसेप्शंस, उन पर लगाए एलिगेशन, सब बहुत ही डिटेल में अप्रतिम भैया ने हमारे लिए लिखे हैं। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बुक एंड योर क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। थैंक यू प्रतीक। क्लोजिंग कमेंट्स में बस यही कि सावरकर को एक बार दोबारा हमको रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि उनके चाहे सोशल आइडियाज हो गए, उनके जो पेट्रियोटिक आइडियाज है, उनका जो एक रेवोल्यूशनरी फर्वर है जो हम भूल चुके हैं, जिसको हमने एक रेलिक ऑफ द पास्ट मान लिया है कि सावरकर ने खुद ही उसको ओवरराइट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। एक बहुत ही कैरिस्मेटिक फिगर हमको दिखते हैं जिन्होंने जो उनको लगा कि रैशनली राइट है, उन्होंने सारे ऑप्शंस वे किए, उसके बाद जो उनको लगा कि जरूरत है जिस चीज की देश को, उन्होंने वो किया है। उन्होंने पॉपुलैरिटी की डिमांड नहीं की, उनको बहुत कुछ मिल सकता था अगर वो कांग्रेस में चले जाते या अगर वो सही में ब्रिटिश एजेंट हो जाते जी। उन्होंने ये सारी प्रलोभनों को एकदम दूर दरकिनार कर दिया और उन्होंने एक सफरिंग की लाइफ जी है। तो हमको उनके प्रति एक मैग्नेनिमसली एक वापस से रिविजिट उनको करने की जरूरत है। और जब भी मतलब एंटी सावरकर जो भी ये सब क्लेम्स आते हैं तो आप एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए कि इसका काउंटर कुछ हो सकता है क्या, और अगर वो है तो फिर मतलब आप एक तरह स्लैंडर ही कर रहे हो फिर उस इंसान को। तो बहुत प्राउडली हमको सावरकर को वापस से एक फ्रीडम फाइटर का एक राइटफुल दर्जा देना चाहिए, और आई थिंक भारत रत्न शुड बी लोडिंग फॉर हिम। I completely endorse this, Bharat Ratna for Savarkar. Happy birthday, Savarkar. Happy birthday, Savarkar. Thank you so much.